नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए आज हम 2013 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड वाला ना, सेकंड ग्रेड वाला 2013 का पेपर। और उसमें भी किसको, केमिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं अपन। देखिए मैंने आपको 2016 वाला करवा दिया सॉल्व, बिल्कुल विद कंसेप्ट सारे है ना। ऐसे नहीं कि अपन ने फॉर्मेलिटी की है ना, अच्छे से बिल्कुल है ना एक्सप्लेन किया आपको ना, और भी बहुत सारी चीजें सिखाई है उसके साथ साथ आपको ना। इससे आपको एक आइडिया लगता है, देखो ना भाई, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए पेपर है ना, मतलब प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो रिपीट हो जाते हैं, पर सारे रिपीट नहीं होते। कोई सोच रहा है हाँ, दो चार पांच सवाल है मान लो, जैसे 42-43 सवाल है, 44-45 सवाल आ रहे हैं, उसमें से मान लो 5-7 सवाल रिपीट हो गए, सेम रिपीट हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे, बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसको उससे आइडिया लगा होगा आपको। देखो 16 में, 18 में, 22-25 और एक मैंने संस्कृत ना एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला था 2024 वाला, उसको भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। 5 पेपर सॉल्व करवा चुका हूं मैं आपको। अब 2013 वाला है, आज इसको सॉल्व करने अपन, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2013 वाला। और इसके बाद 2011 वाला रह रहा है, फिर उसको ले लेंगे अपन, जैसे कल ले लेंगे या परसों, जब भी जैसे भी अपन को समय मिलेगा तो 2011 वाला भी ले लेंगे, जिससे आपके सेकंड ग्रेड में आए हुए सारे जो मतलब सेकंड पेपर है आपका साइंस वाला, उसमें केमिस्ट्री सारी मैंने सॉल्व करवा दी आपको। तो 13 हो गया और आपके 16 हो गया, इसके बाद 18, 22, 25 और एक 11 बच रहा है, स्कोर करवा देंगे। ठीक है ना। तो देखिए अब अपन बगैर समय खराब किए और इस पेपर को सॉल्व करते हैं और विद कंसेप्ट करते हैं और भी चीजें सीखते हैं। देखो इसके साथ साथ है ना, देखिए कैसे। देखिए एक तो थोड़ा सा पेपर है ना, ये पेपर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है ना। अब टेढ़ा मेढ़ा अपनी तरफ से नहीं, ये जो आरपीएससी की साइट है ना उस पर डला हुआ है ऐसा। हाँ केमिस्ट्री में तो फिर भी सीधा हो जाएगा, तो ये शुरुआत में जो बायोलॉजी आ रही है ना उसमें टेढ़ा हो रहा है। क्या पता 2013 में बायोलॉजी टेढ़ी आई हो, हाँ इसलिए टेढ़ा है। चलिए देखो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, वो शुरुआत में तो मुझे है ना थोड़ा सा ऐसे हो गया कि ये पेपर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैसे आ रहा है, बच्चे कहेंगे सर ये कैसे आ रहा है। तो वो अपनी वो नहीं, फिर मैंने उठा के मोबाइल में ना जहाँ से डाउनलोड किया था, फिर मैंने देखा उसको कि भाई इसमें भी क्या ऐसा ही है, कि उसमें भी ऐसा ही था। ठीक है चलिए देखिए, तो मेरे तो ऐसे हो जाना चक्कर में कि क्या पता ये अपना जो डिजिटल पैनल है कोई इसकी वजह से नहीं हो रहा है, कहीं सेटिंग छिड़ गई हो। देखिए आपके इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन एक साथ दे रखे हैं, तो हिंदी भी दे रखी है और साथ साथ इंग्लिश भी दे रखी है। पहले अब आजकल पेपर आते हैं उनमें एक तरफ इंग्लिश होती है कंप्लीट, एक तरफ हिंदी होती है कंप्लीट। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही है आपकी। शुरुआत जो हुई थी सेकंड ग्रेड की वो 2011 से हुई थी, 2008 की वैकेंसी थी, 2011 में एग्जाम लगा था, तो तब से पहले शुरुआत में ऐसे था। आजकल तो ऐसे दे रहे हैं ना, ये एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। देखिए अपन तो सवाल सॉल्व करते हैं, तो वो कैसे दिए उससे अपन को क्या लेना देना। ठीक है हमको तो पेपर सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या, कौन सी मुख्य क्वांटम संख्या, n बराबर 4 से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या है। ये देखो 2016 वाला पेपर किया था ना, उसमें भी आया था ये। तो देखो आपसे जब भी मुख्य क्वांटम संख्या या कहते कोष, भाई मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है, कोष। और किसी भी कोष में कक्षकों की जो संख्या है ना, अरे किसी भी कोष में कक्षकों की जो संख्या है आपकी, किसी भी कोष में कक्षकों की संख्या, एक सेकेंड हुई, किसी भी कोष में कक्षकों की संख्या जो है आपकी, कक्षकों की संख्या वो बराबर होती है किसकी, आपकी अरे एन स्क्वायर की, किसकी, एन स्क्वायर की। लेकिन किसके अंदर, अरे किसी भी कोष के अंदर, किसी भी कोष के अंदर कक्षकों की संख्या एन स्क्वायर के बराबर है। और इलेक्ट्रॉन पूछे तो डबल कर दो 2n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन पूछे तो डबल कर दो 2n स्क्वायर। और यदि किसी उपकोष में कक्षक पूछ ले, किसमें, अरे किसी उपकोष में कक्षक पूछ ले आपसे, उपकोष में क्या पूछे, कक्षक, तो वो बराबर होंगे किसके, अरे वो बराबर होंगे किसके बच्चों, 12+1 के। यहाँ L क्या है, अरे दिग्वंशी क्वांटम संख्या। क्यों, दिग्वंशी क्वांटम संख्या है वो उपकोष के बारे में बात करती है, मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बात करती है, अरे कोष के बारे में। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये कक्षक के बारे में बात करती है, किसके बारे में, कक्षक के बारे में। तो हमसे तो इसने क्या पूछा, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या। तो देखो किसी भी कोष में कक्षक कितने हैं, अरे n स्क्वायर, ठीक है ना, n, ये n है, कोष का मतलब n, उपकोष का मतलब l, यानी l उपकोष के बारे में सूचना देती है, n मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में, कोष के बारे में।
तो इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या यानी n स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ये लो, ये हमारा आंसर आ गया। बताओ इसमें क्या जोड़ आया, आया क्या जोड़, नहीं आया। देखिए अगला, स्पीसीज का वह युग्म, स्पीसीज का वह युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, अरे दो दो के जोड़े में दे रखे हैं सारे, जिसमें बंद क्रम समान है, जिसमें बंद क्रम समान है, तो वहीं से टाइपिंग मिस्टेक है, यानी जिसमें क्या है बंद क्रम समान। अब देखो आपको इसके ऊपर दिख नहीं रहा ना, यहाँ ये चार्ज कौन सा है, अरे ये प्लस चार्ज है भैया ना, एनओ के ऊपर कैसा चार्ज है प्लस, आपको दिख नहीं रहा थोड़ा सा ना, यहाँ देखो ऐसे हल्का सा दे रखा है, एक सेकंड में उसमें दिखता हूँ, देखो वहां दिख रहा हो शायद, वहां कितना दिख रहा है, वहां भी ऐसा ही दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो इसको मैं कर देता हूं, ये एनओ प्लस है भैया ना, एनओ प्लस। तो ये कह रहा है द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, यानी स्पीसीज का वो युग्म किसमें है, कौन सा है जिसमें बंध क्रम कैसा है समान, अरे बंध क्रम कैसा है समान। तो देखो स्पीसीज का वो युग्म जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर समान है, किसी भी पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि समान है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा आएगा, सेम आएगा। तो हम एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना, तो यदि इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा आएगा, सेम। तो बस आप यहाँ क्या देख लो कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर भी हमेशा कैसा होगा, समान। देखो यहाँ पे अगर चेक करें N2, यहाँ तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके, Cl2, Cl2 तो अरे क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये तो 34 हो गया वैसे ही, इसको तो अपन को चेक ही नहीं करना। अरे अपने जो एमओटी है ना वो हाइड्रोजन से लेके नियोन तक की एमओटी है, H2 से लेके Ne2, और वैसे भी H2 Ne2 H2 का तो संभव है कह He2 हीलियम 2 है ना, Ne2 बनता नहीं, क्यों, एमओटी के अनुसार इनका बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 आता है, और बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब अरे उनके बीच में कोई बंध बन ही नहीं रहा, अभी तो वो कैसे एटॉमिक का ना फॉर्म में मिलती है, किस फॉर्म में नहीं मिलती, अरे मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलती, मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं मिलती है ना। तो यहाँ इसको तो अपन को देखना ही नहीं वैसे, क्यों भाई Cl2 की एमओटी तो है ही नहीं अपने पास, तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन देख लो, इधर 14 है इधर 34 है। यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास 8, तो 2 ऑक्सीजन के पास 16, और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 16 में से 2 निकल गए 14 बचे, तो यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, और यहाँ कितने हैं 9 दूनी 18, अरे फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, एक के पास तो 2 के पास 18। आगे देखिए यहाँ एनओ, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 8 और 7 15, तो एक प्लस चार्ज है तो एक कम कर दो, 15 में से एक गया तो 14 है। और यहां भी देखो सीओ के पास भी 14 ही है भैया, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, दोनों के पास समान इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो कितने हैं 16, और यहाँ कितने हैं अरे 14। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो एमओटी के अकॉर्डिंग उनका बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा आएगा, समान। ध्यान रखें जिन स्पीसीज का या जिन पेयर्स के अंदर स्पीसीज जो हैं उनका, उनमें यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है उनका बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा आएगा, समान। ठीक है, किसी को दिक्कत, तो यहां चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन समान, ठीक है ना, या जिस पेयर में, या ऐसे लिख दूं मैं, जिस पेयर की जगह ऐसे लिख दूं मैं, देखो जिन स्पीसीज में, जिन स्पीसीज में, जिन स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, शॉर्ट में लिख रहा हूं भैया ना, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा होगा, अरे उनका बॉन्ड ऑर्डर भी समान होगा, ये लो समान होगा, ठीक है ना। तो जिन स्पीसीज में अरे इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा होगा, अरे समान होगा, ये लो उनका बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा होगा, अरे समान होगा, ठीक है। चलिए तो हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट, कौन सा, NO प्लस और CO। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए आप इस वाले क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है, देखो मैथेन के एक्समोल के दहन से, मैथेन के कितने एक्समोल का क्या करवा रहा है, ये दहन करवा रहा है,
यानी एल्केन का दहन करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जा सकती है। कितनी? अरे 11 ग्राम CO2 प्राप्त की जा सकती है। तो एक्स का मान कितना है? यानी कहने का मतलब यह है कि मैथेन के कितने मोल का दहन किया जाए कि आपको 11 ग्राम क्या मिल जाए? अरे ऑक्सीजन मिल जाए। तो सिंपल सवाल है। सबसे पहले आप मैथेन का दहन करवा लो। देखो, अरे दहन का मतलब क्या है? किसी भी कार्बनिक यौगिक को वायु की उपस्थिति में जलाना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। दहन का अंतिम उत्पाद CO2 और अरे जल होता है ना। और दहन कैसी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऐसे आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए ना, ठीक है। अब देखो, एल्केन के अंदर, हम किसके अंदर? एल्केन के अंदर तो आप ये याद रख लो कि जितने कार्बन उतने CO2 बना दो और उससे एक ज्यादा जल बना दो। तो क्या होगा? कार्बन एक ही है, एक कार्बन है तो एक तो CO2, और मैंने क्या कहा? जितना CO2 बने उससे एक ज्यादा क्या बना दो? जल। एक CO2 बन रहा है तो दो जल, दो CO2 बनते तो तीन जल, तीन CO2 बनते तो चार जल के अणु बन जाते। तो यहां तो कितने बनेंगे आपकी? अरे 2H2। ये लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कह रहा है हमसे कि इसका एक्स मोल लिया। अरे इसका कितना मोल लिया? एक्स मोल, और उसका दहन करवाया इसने, ठीक है ना। और उससे क्या मिलनी चाहिए? अरे 11 ग्राम क्या मिलनी चाहिए इसको? CO2 मिलनी चाहिए। कितनी? 11 ग्राम CO2, ठीक है ना। तो देखना, अरे मैं ऐसे कह दूं क्या इसकी स्टाइकोमेट्री को देख के? तो स्टाइकोमेट्री में क्या होता है? अभिकारक और उत्पादों के आगे लिखे हुए गुणांक स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं आपके। और स्टाइकोमेट्रिक गुणांक अभिकारक और उत्पादों के मध्य में मोल, आयतन, अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, इनके बारे में क्या बताते हैं? संबंध। इनके बारे में क्या बताते हैं? संबंध। यानी एक तरीके से स्टाइकोमेट्रिक गुणांक अभिकारक और उत्पादों के मध्य में मोल निकाल लो, मोल आ गया तो सब चीज आ जाएगी, द्रव्यमान भी आ जाएगा, आयतन भी आ जाएगा, अणुओं की संख्या भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कुल मिला के ये है कि जिसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक एक, तो इसका गुणांक भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, लेकिन H2O के आगे दो है। तो H2O का गुणांक कितना है? 2। अब देखिए आप, तो इसका मतलब क्या हुआ इस अभिक्रिया में? सॉरी, एक सेकंड पहले, एक सेकंड अपन ने ये नहीं किया। देखो क्या, पहले बैलेंस नहीं किया इसको ना। अरे केवल आपको O2 लिखना है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अपन ने बैलेंस नहीं किया अभी। देखो कर देते हैं बैलेंस। कैसे करेंगे देखिए, पहले बैलेंस करते हैं ना, तो उसके बाद ही सॉल्व होगा अपना। अरे उसके बाद ही सॉल्व होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ चलिए, उस पे ये लो। तो आपको देखो, जब भी किसी की भी दहन अभिक्रिया लिखनी है ना, तो आप उसको लिख लो और ऑक्सीजन लिख दो बस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। तो ऑक्सीजन कितना है? 2 एकम 2 और 2 4। अपन ने 2 ही लिखा है, तो ये क्या होगा? अरे 2O2 होगा यार। कितना O2 होगा? 2O2। अब देखो, इसको देखने से क्या पता चल रहा है अपन को कि इसका गुणांक 1 है, किसका? CH4 का। O2 का गुणांक 2 है, इसका 1 और इसका 2। इसका मतलब इस अभिक्रिया में अगर 1 मोल CH4 का दहन करवाएंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2 मोल। और CO2 कितना बनेगा? 1 मोल। और जल 2 मोल। क्यों? इसका गुणांक 1, इसका 2, उसका 1 और इसका 2। अब हमसे तो रिलेशन किसमें पूछा है इसने? अरे हमसे तो रिलेशन किसमें पूछा, देखना बच्चों। अरे हमसे रिलेशन तो इसमें पूछा ना कि मैथेन का दहन करवा रहा है, CO2 बना रहा है। इसका मतलब अरे इसके और इसके बीच, इसके, अरे इसके और इसके बीच रिलेशन पूछा है। इसके और इसके बीच में रिलेशन पूछा है। अरे तो अपन को क्या पता चल रहा है कि 1 मोल यदि CH4 का दहन करवाया जाए, अरे कितने का? 1 मोल का। 1 मोल CH4 का दहन करवाएंगे, अरे तो 1 ही मोल क्या बनेगी? अरे 1 ही मोल क्या बनेगी बच्चों? अरे CO2 बनेगी। किसी को दिक्कत है क्या? और देखो, 1 मोल कुछ भी दे दे, 1 मोल की ग्राम में मात्रा यानी उसका द्रव्यमान उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, मोलर मास के बराबर। और CO2 का मोलर द्रव्यमान हमको पता है 44 होता है। अरे कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, 32 12 44। तो इसका मतलब इस 1 मोल का मतलब क्या हुआ? अरे 44 ग्राम। 1 मोल का मतलब क्या हुआ बच्चों? 44 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 44 ग्राम क्या लिया जाए, 44 ग्राम लिया नहीं जाए, 1 मोल CH4 लिया जाए, तो 44 ग्राम क्या बनती है? CO2। तो ये क्या कह रहा है? अरे इसको CO2 कितनी बनानी है? 11 ग्राम। कितनी ग्राम? 11 ग्राम। तो 11 ग्राम क्या है? अरे 44 का 1/4 हो गया ना। अरे 11 ग्राम कब आएगा भाई? चाहो तो आप पेन पेंसिल की तरह कर लो कि 44 ग्राम के लिए कितना? 1 मोल।
तो 1 ग्राम के लिए कितना, 1/44 मोल, तो 11 ग्राम के लिए कितना, 11 से गुणा कर दो, बात तो वही हुई। या अपन क्या करें, 11 ग्राम कितना है इसका, अरे इसका 1/4 हो गया ना 11 ग्राम, अरे इसका 1/4 क्या होता है 11 ग्राम, तो फिर इसका भी क्या कर दो आप, अरे 1/4 कर दो ना, 1/4 का मतलब कितना हुआ, अरे 0.25 मोल, ये लो। और नहीं तो फिर आप क्या पेन पेंसिल की तरह करो ऐसे कि चूंकि 44 ग्राम के लिए है ना, अरे 44 ग्राम CO2 प्राप्त करनी है तो 1 मोल क्या लेना है CH4, और अगर ये 1 ग्राम प्राप्त करनी है तो ये 1/44, और ये प्राप्त कितनी करनी है 11 ग्राम, तो 11 से गुणा कर दो, वही 11 चौको 44, 1/4 का मतलब अरे 0.25 मोल। बताओ सवाल सॉल्व हुआ है नहीं। तो हमको है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ऐसी अप्रोच लगानी है कि वो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए, ऐसे नहीं है ना कि टाइम बहुत कंज्यूम हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है। ये लो, तो हमको ये आइडिया लगाना है कि 44 ग्राम के लिए 1 मोल चाहिए। अब उसने क्या कहा 11 ग्राम बनानी है, तो 11 ग्राम क्या 44 का 1/4 हो गया ना, 4 का भाग लगा दिया, तो आप 1 मोल में भी क्या करो 4 का भाग लगा दो, तो क्या हो जाएगा 1/4 मोल, 1/4 का मतलब अरे 0.25 मोल। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, ये आंसर कौन सा हो गया हमारा, अरे ये आंसर हो गया हमारा 0.25 मोल। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये मोल ही पूछता है, इसका ग्राम पूछ लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो क्या होता है 1 मोल का मतलब 16 ग्राम है ये, तो फिर 1/4 मोल का मतलब क्या होगा, अरे 4 ग्राम हो जाएगा, कितना 4 ग्राम हो जाएगा ना, 1 मोल का मतलब 16 ग्राम, 1/4 यानी 4 का भाग लगा दिया ना, तो 16 में 4 का भाग लगा तो 4 ग्राम, तो ग्राम में पूछता तो 4 ग्राम हो जाता। ठीक है ना, अगला देखिए, अगला सॉल्व करते हैं। अगला आपके क्या है, अरे आदर्श गैस समीकरण से सवाल सॉल्व हो रहा है, ये वाला देखिए, अगला वाला मैं सॉल्व करता हूं, ये वाला, ठीक है ना, अरे ये वाला सवाल सॉल्व करने पर, ठीक है ना, ये लो ये वाला, ये आदर्श गैस समीकरण से सवाल है। देखो इसने क्या कहा है, आदर्श गैस का अनुभार, तो अनुभार कहते, अब पुरानी लैंग्वेज में अनुभार बोलते थे, अब नई लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान, अरे मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। तो अभी तो इसने देखो इंग्लिश तो सही लिखी है इसने मोलर मास, पर हिंदी क्या लिख दी इसने, अरे अनुभार। कोई दिक्कत नहीं, अनुभार बोलो आप, आणविक द्रव्यमान बोलो आप, या फिर मोलर द्रव्यमान बोलो, मैथमेटिकल वैल्यू सेम है। अब देखिए, तो आदर्श गैस का अनुभार निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, यानी इनमें से कौन सा समीकरण है जो आदर्श गैस के अनुभार को प्रदर्शित कर रहा है। देखना, अरे आदर्श गैस समीकरण यही तो होता है, आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू अरे एनआरटी होता है भाई। ये कौन सा समीकरण है, अरे आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। अब तो देखो एनसीईआरटी में से हटा रखा है ये चैप्टर, और आपके यहां तो है सेकंड ग्रेड में। पीवी इक्वल टू क्या है भैया, अरे पीवी इक्वल टू क्या है बच्चों, एनआरटी। पीवी इक्वल टू अरे एनआरटी, और देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अरे P बराबर N अपॉन V इंटू RT, ऐसे लिख दूं, किसी को दिक्कत है, और देखो दिक्कत नहीं है। अरे तो N क्या होता है, N तो मोल होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, कि N का मतलब मोल, अरे मोल का मतलब द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान को स्मॉल m से दिखा दिया मैंने, मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से। अब आप चाहें तो इसको MW लिख दें, मोलिकुलर वेट, एक ही बात है, मैंने M से दिखा दिया, और इनटू RT अपॉन, अरे RT अपॉन V, RT अपॉन V। तो मैं इसको ऐसे सेट कर दूं क्या, देखना, अरे मैं इसको ऐसे सेट कर दूं क्या, आपको दिक्कत है क्या, देखना, अरे M ऊपर और V नीचे। अरे चूंकि D बराबर क्या होता है, चूंकि D बराबर क्या होता है बच्चों, अरे चूंकि D बराबर अरे M अपॉन V, यानी घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान ऊपर है, आयतन नीचे, इसका मतलब क्या हुआ ये, अरे इसका मतलब क्या हुआ D, तो क्या हो गया ये P इक्वल टू अरे DRT अपॉन M। और ये हमसे क्या कह रहा है कि इसको क्या चाहिए, अरे इसको क्या चाहिए, M चाहिए, तो M को कहां ले जाओ ऊपर, और P को कहां भेज दो नीचे, तो क्या बन गया M बराबर अरे DRT अपॉन P, यानी ये घनत्व और अनुभार में क्या आ गया संबंध। तो ये तो कह रहा है कि आदर्श गैस का अनुभार निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। देख लो ऐसा कहां है,
m बराबर DRT अपॉन P, ये तो DRT अपॉन पी भी है, गलत। RT अपॉन PD, ये भी गलत। यहां देखो PD अपॉन RT, ये भी गलत, ये रहा सही। तो m बराबर क्या है, DRT अपॉन P। अरे m बराबर क्या है, DRT अपॉन P है। m बराबर क्या है, अरे DRT अपॉन P। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? अरे किसी को भी दिक्कत है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड भैया ना। DRT अपॉन P, ये तो आपके समझ में आ गया। एक सेकंड, एक सेकंड भैया ना। देखिए अगला क्या है, अगला सवाल देखिए अब। हाँ जी, देखिए टी आकृति वाला, तो वेस्पर थ्योरी से संकरण से सवाल बार बार आ रहा है आपके, लगातार सवाल आ रहा है, तो इसका मतलब वेस्पर और संकरण इंपॉर्टेंट है आपकी। देखो टी आकृति वाला, कौन सा टी शेप वाला अणु या आयन कौन सा है? अरे BF3 की जो शेप होती है ना, वो तो होती है समतल त्रिकोणीय। कौन सी? अरे समतल त्रिकोणीय। आप निकाल सकते हैं, या तो संकरण से निकाल लें आप, या फिर वैसे निकाल लो। अरे बोरॉन के पास ऐसे देखो, एक बता देता हूं मैं ना, वैसे मैंने पीछे आपको समझा रखा है, समतल त्रिकोणीय। देखिए ऐसे कर सकते हो, देखो आप, अरे बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 3। और इससे कौन फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा है? और फ्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन खुद के पास होते हैं ना, तो ये क्या करेगा, बोरॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा। तो एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक बोरॉन का, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। एक सिंगल, एक सिंगल इधर, एक सिंगल इधर। कितने सिंगल? 3। और सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है हमेशा भैया ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, लॉन पेयर वगैरह है नहीं है। 3 सिग्मा, लॉन पेयर 0, टोटल 3। तो जो ज्यामिति बनती है आपकी वो कौन सी बनती है? अरे समतल त्रिकोणीय है, या समतलीय भी बोल सकते हैं इसको ना, प्लेनर। प्लेनर बोलो आप, या फिर ट्राइगोनल प्लेनर बोलो। तो कहाँ है क्या? हाँ यहाँ तो ना डायरेक्ट लिखा है, टी आकृति पूछा ना इसलिए लिखा नहीं। ट्राइगोनल प्लेनर बोल दो आप, या फिर प्लेनर बोल दो, सिंपल एक ही बात है। अब देखिए आगे, अमोनिया। अमोनिया की जो शेप होती है, अरे वो तो पायरेमिडल शेप होती है, पिरामिडीय पायरेमिडल। अब देखो एक जगह भी है ना, 2016 वाला पेपर था, उसमें इसने क्या दे दिया, अरे पिरामिडिया की जगह क्या दे दिया इसने, ट्राइगोनल ना पायरेमिडल, यानी त्रिकोणीय पिरामिडीय लिख दिया। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एक त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय पढ़ते हैं, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल, जबकि इसने कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया ट्राइगोनल पायरेमिडल, यानी त्रिकोणीय पिरामिडीय। पिरामिडीय बोलो आप या त्रिकोणीय पिरामिडीय बोलो, एक ही बात है। H3O प्लस, तो H3O प्लस की अगर शेप निकालते हैं आप, तो संकरण तो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन भाई, एक संयोजी, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन क्या भाई, ऐसे निकालते हैं ना अपन, संकरण निकालते हैं तब तो। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ एक संयोजी, कितने हैं? 3, 6 और 3 9, एक प्लस है तो एक माइनस कर दो, 8, 8/2, यानी n का मान 4 और n का मान 4, तो संकरण sp3। लेकिन यहां देखो सराउंडिंग एटम कितने हैं आपके? 3। कितने हैं? 3। अरे सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ? 3। तो इसका मतलब टोटल 4 थे, और 4 में से 3 क्या है? बॉन्ड पेयर। तो फिर बचा क्या? एक लोन पेयर। भाई जितने सराउंडिंग एटम उतने बॉन्ड पेयर, बचे हुए क्या? 4 में से 3 चले गए भाई, 4 में से 3 गए तो एक क्या बचा? लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, टोटल 4, वो तो पायरेमिडल शेप बनती है भाई। अरे अमोनिया में निकाल लो आप, चाहे H3O प्लस में निकाल लो, बात एक ही है। ये कौन सी शेप है? वही पायरेमिडल शेप है। कौन सी शेप? पायरेमिडल। क्यों? 6 और 3 9, एक गया तो 8/2 4, लेकिन बॉन्ड पेयर 3, एक लोन पेयर है, और टोटल कितना है? 4। तो फिर शेप कौन सी बनेगी? पायरेमिडल। अब बचा कौन? आंसर तो हमारा आ गया, अरे ClF3 बचा। ये कैसा है? अरे ClF3 कैसा है बच्चों? ClF3 आपके अरे टी शेप ही है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? टी शेप। टी शेप कैसे? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। क्लोरीन एक संयोजी, कितने हैं? 3। तो 7 और 3 10, 10/2, यानी n का मान 5, और n का मान 5 तो संकरण sp3d।
और जितने सराउंडिंग, तो सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3, क्यों? क्लोरीन तो सेंटर में जाएगा, तो फिर 3 सराउंडिंग, तो बचे कितने? 2, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल 5, तो सेट टी सेट। ऐसे आपको टेबल याद होनी चाहिए, आपके सर है उन्होंने पढ़ा रखा होगा, ठीक है ना। बाकी अपन यूट्यूब पे अपना ना सूर्य कंपटीशन क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है आपका, इस पे आप सारा सेकंड ग्रेड का मैटर देंगे आपको ना। अभी केमिस्ट्री चल रही है उस पर सारा ही देंगे ना, ठीक है ना। कोशिश कर रहे हैं, अभी आप केमिस्ट्री पढ़ते चलें। केमिस्ट्री के मैंने खूब सारे लेक्चर डाल दिए आपके, और ये 16, 18, 22, 25, 4, 5, आज 6वां पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपको। कौन सा? 6वां पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, जिससे आपको आइडिया लगे भाई केमिस्ट्री ऐसी आती है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से यही है कि 2, 4, 5 सवाल हैं वो रिपीट हो जाते हैं, आपको ऐसे कैसे हर पेपर में से मिल जाते हैं। और बाकी इसके अलावा आपको आइडिया लगता है कि हमको मैटर कैसा पढ़ना चाहिए, या कोई टीचर पढ़ा रहा है तो कैसा पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है भाई, वो सिलेबस को टच ही नहीं कर रहा, मान लो ऐसे हवा में उड़ रहा है भाई। कई टीचर ऐसे भी होते हैं ना, इधर उधर से पढ़ा देते हैं कुछ भी, तो इससे आपको ना एक आइडिया लगता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए आप। हाँ, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वो 35 हो गया था ना अपना, 35, ये 36, 36। देखिए ये भी अच्छा सवाल है आपके, अरे ये भी अच्छा सवाल है, ये आपके ना वर्नर थ्योरी से सवाल है ना। अरे कौन सी थ्योरी से? वर्नर। अच्छा सवाल है, वर्नर सिद्धांत था ना। अरे फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है ना, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी ऑफ सह संयोजन रसायन का पिता, जनक उसका। तो सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा 12वीं क्लास में। उपसह संयोजन यौगिक दे रखे हैं आपकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां से ये सवाल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ट्रिकी मेथड से ना। देखिए इसने क्या कहा है, यदि AgNO3 का, किसका? अरे AgNO3 का अधिक एक ऐसे विलियन में मिलाया जाए, ये एक ऐसा विलियन है जिसमें कौन है? COCl3.4NH3, यानी COCl3.4NH3 का क्या है? 1 मोल उपस्थित है, तो AgCl के अवक्षेपित मोलों की अरे संख्या कितनी होगी? यानी COCl3.4NH3 का 1 मोल है ना विलियन, उसके अंदर AgNO3 एक्सेस में मिला दिया। एक्सेस में क्यों मिलाया? जितनी जरूरत है उतना AgNO3 कम में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि AgNO3 उसके अंदर मिलाते हैं तो उससे AgCl का अवक्षेप मिलता है। अब ये कह रहा है कि उसके 1 मोल से, यानी इस कंपाउंड का 1 मोल ले रखा है ना सॉल्यूशन, तो उससे कितना मोल AgCl मिलेगा? कितना मोल AgCl मिलेगा? और AgCl तो कब मिलेगा? AgNO3 तो Ag प्लस दे देगा। इसका मतलब इस कंपाउंड में क्या होनी चाहिए? अरे फ्री Cl होने चाहिए। अगर फ्री Cl है तो वो क्या AgCl का अवक्षेप दे देंगे, फ्री Cl नहीं है तो AgCl का अवक्षेप नहीं देंगे। तो सबसे पहली बात तो ये जो कंपाउंड लिखा है ना, इसका आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए? फॉर्मूला। कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे, आपको ट्रिक बताता हूं। अगर ये जो आपके CMI है ना, CMI, अब ये तो आपको पता ही CMI कौन है? अरे कोबाल्ट है। क्लोराइडो तो लिगेंड होता है आपकी, क्लोराइडो लिगेंड, ऐसे मत कर देना इसको कार्बोनिल लिगेंड है। अरे ये तो कोबाल्ट क्या है? धातु। और ये क्लोराइडो या क्लोरिडो ये लिगेंड है, और वो अमोनिया को एमीन लिगेंड बोलते हैं, ये भी लिगेंड है आपके। अब इतना तो आपको आता ही, ठीक है ना, ग्रेजुएशन कर लिया आपने, ग्रेजुएशन में भी है ही उपसह संयोजन है ना, रसायन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो अगर CMI का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? अरे +3 या +4 हो। क्या कहा मैंने? CMI का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या +4 है, तो फिर आपको जो सेकेंडरी वैलेंसी रखनी है ना, अरे बर्नर ने दो संयोजकताएं बताई थी कि कोई भी आयन है वो 2 टाइप की संयोजकता रखता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी होती है वो जो संकुल पर चार्ज होता है उसको बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी है वो अरे CMI पर, मतलब CMI की समन्वय संख्या को बताती है कि केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या कितनी है। इस तरीके से उसमें कई सारे अंतर है ना। अब बर्नर क्या कहता है कि सेकेंडरी वैलेंसी है ना, उसको आप क्या करोगे भाई? प्राइमरी को तो आप हमेशा नेगेटिव चार्ज आयन है ना आपके, उससे बैलेंस करोगे, और सेकेंडरी को क्या करोगे आप? अरे उदासीन से भी कर सकते हो, और नेगेटिव चार्ज से भी कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज से भी कर सकते हो। ये कहता है कि पहले आपको उदासीन से करनी है, घट जाए तो फिर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो भी है ना उससे करना है आपको। ज्यादातर आपके पॉजिटिव देगा या फिर न्यूट्रल देगा ना, उदासीन। तो मैंने क्या कहा, अगर इसका
ऑक्सीडेशन नंबर +3 या +4 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता है वो कितनी रखोगे आप? 6। कितनी रखोगे? अरे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रखोगे आप? सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रखोगे आप? ये ट्रिक है इसकी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रखनी है हमको? अरे 6 रखनी है। कितनी रखनी है? 6। ठीक है ना, कि सर अगर +3 या +4 नहीं हुई, मान लो +2 हुई, तो आप सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रख लो? 4। +2 है तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रख लो? 4। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सेट करना पहले तो पढ़ो। तो देखिए ये फॉर्मूला सेट कैसे होगा देखना। अरे ये फॉर्मूला सेट ऐसे होगा, देखो ऐसे सेट होगा। देखो भाई ये तो क्या है आपका केंद्रीय धातु परमाणु। अब अमोनिया तो कैसा है आपकी? उदासीन लिगेंड है, और ये क्लोराइडो लिगेंड है, क्लोरिडो लिगेंड है, ये कैसा है? अरे ये नेगेटिव चार्ज है ना, ऋणाभिस है ये लिगेंड। तो इसका मतलब पहले सेकेंडरी वैलेंसी किससे पूरी करोगे आप? उदासीन से। तो 4 NH3 हो गया आपके, और अपन ने क्या कहा है? +3 या +4 चार्ज है CMI के ऊपर, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रखोगे आप? 6। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब अरे उसकी समन्वय संख्या 6 रखोगे आप। तो 4 तो मैंने कर दी। अरे ये 4 तो अमोनिया थे ना, 4 कर दिए। अब 2 घट रहे हैं तो क्या करो? अरे 3Cl में से 2Cl अंदर आ जाएंगे। 3Cl में से 2Cl कहाँ आएंगे? अरे अंदर आएंगे आपकी, और बचा क्या? 1Cl। अरे बचा क्या? 1Cl। तो 1Cl बाहर रह जाए। 4 हो गए ना, 4 तो उदासीन। अब बच रहे वो किससे करोगे आप? नेगेटिव चार्ज आयन से करोगे, क्यों? यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आयन ही है आपके पास। तो क्या करो? 2Cl अंदर भेज दिए, 1Cl बाहर। अब देखो ये जो है ना आपके, ये तो आपको पता ही है, ये बड़ा ब्रैकेट जो डिब्बा है ना, अरे ये वाला पार्ट टूटता नहीं है, इसको समन्वय मंडल बोलते हैं अपन। और इसके बाहर अगर आगे पीछे कोई भी आयन है तो वो टूट जाता है, उसको आयनिक मंडल बोलते हैं अपन। ये काउंटर आयन बोलते हैं, प्रति आयन। तो ये टूट जाएगा यहां से। कैसे टूटेगा? अरे इस डिब्बे पे प्लस और Cl पे क्या आएगा? माइनस। और जैसे ही आप क्या करोगे इसमें, अरे AgNO3 मिलाओगे, और ये किस में मिला रखा है? अरे एक्सेस में मिला रखा है। इसका मतलब अरे ये क्या दे देगा आपके? अरे AgCl का PPT दे देगा। AgCl का क्या दे देगा? PPT। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट, अवक्षेप। क्या कह रहे हैं? अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब अरे उत्पाद बनता है वो नीचे बैठ जाए गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ना, तो वो उसको अवक्षेप बोलते हैं। तो ये नीचे की साइन तरफ साइन लगा रखा है मैंने ऐसा। अरे ये साइन, ये क्या है? अवक्षेप का साइन है। ये किसका साइन है? अरे अवक्षेप, PPT। ठीक है ना, तो AgCl का PPT बन जाएगा। अब देखो कितना, अरे इसका भाई कुछ नहीं है तो गुणांक 1 ही मानते हैं ना, तो इसका 1 मोल लिया तो AgCl का भी कितना बना? 1 मोल। अगर मान लो बाहर 2 Cl होते तो फिर AgCl कितना बनता? 2 मोल। बाहर 3 Cl होते तो AgCl कितना बनता? 3 मोल। क्यों? अरे ये ऐसे टूटेगा, ये पूरे डिब्बे पे प्लस और इस पे क्या आएगा? माइनस। क्यों? Cl पे पता ना हमको 1 माइनस है, जितना इस पे माइनस उतना डिब्बे पे प्लस। जैसे मान लो 2 Cl होते तो 2 Cl माइनस, 1 Cl पे 1 माइनस, 2 पे 2 माइनस, डिब्बे पे क्या आता? 2 प्लस आता। अरे डिब्बे पे क्या आता? 2 प्लस। तो हमसे क्या पूछा है कि AgCl के अवक्षेपित मोल कितने होंगे? अरे तो कितने होंगे? 1 मोल। यानी इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिलेगा। अगर हमसे पूछता कि कोलायन कितने मिलेंगे, तो कोलायन तो कितने मिले? अरे एक तो Cl माइनस बाहर हो गया, और एक इस डिब्बे पे प्लस आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स आयन और एक Cl माइनस यानी सिंपल आयन। तो कितना? 1 और 1 2 मोल हो जाता। 1 मोल से 2 मोल आयन, तो कुल आयन कितने होते? 2 मोल। ठीक है ना, ये लो, ये अपन ने सॉल्व कर दिया ट्रिकी मेथड से, आपको मैंने सॉल्व करके बता दिया। अगला देखिए, ये सवाल देखो फिर से रिपीट हुआ आपके। CONH3 का होल 5 SO4 Br, और फिर इधर क्या है? CONH3 का होल 5, इतना तो सेम ही है, और Br SO4। इसका मतलब क्या हुआ? अरे इन्होंने अपना स्थान चेंज कर लिया, ये इधर आ गया आपके, अरे ये तो इधर आ गया आपकी, किधर? Br तो अंदर आ गया और SO4 कहां चला गया? बाहर। जब समन्वय मंडल के अंदर उपस्थित लिगेंड और बाहर उपस्थित जो काउंटर आयन है उसके बीच में एक्सचेंज हो जाए तो ऐसी समवायवता कहलाती है आपके आयनन समवायवता। सेम एग्जांपल रिपीट किया है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है ना, अभी 2016 वाले पेपर में भी आया था ये, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। तो इसका मतलब यहाँ कौन सी समवायवता है? अरे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सी? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। वहां भी समझाया था मैंने आपको कि समवायवता जो है ना आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर 2 प्रकार की है, संरचनात्मक त्रिविम। त्रिविम के अंदर ज्यामितीय प्रकाशिक, प्रकाशिक को ध्रुवण भी क्या रखा उसने, ठीक है ना। और संरचनात्मक के अंदर 4 परतें, हम वैसे तो 6-7 टाइप की होती है, पर आपकी 4 ही दे रखी है। एक आयनन, एक हाइड्रेट, एक उभयतंतुक, सॉरी उभयतंतुक क्या, बंधक या बंधनी, और एक है आपकी उपसय संयोजन समवायवता। अगर आपको ऐसे आयनों का एक्सचेंज होता देखिए,
भाई अंदर और बाहर आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, आयनन जल के अणु और किसी काउंटर आयन, या मान लो बाहर जल का अणु है और कोई लिगेंड के बीच में एक्सचेंज होता देखिए आपको, तो वो कौन सी है आपकी हाइड्रेट समव्यवस्था, कौन सी हाइड्रेट या जल योजन समव्यवस्था हिंदी में कहो तो जल के लिए हाइड्रेट शब्द काम में लेते हैं। और यदि आपको उभयतंतुक लिगेंड दिख जाए तो बंधक या बंधनी, और ऐसे एक एक डिब्बा दिख रहा है ना, ऐसे अरे एक डिब्बा दिख रहा है ऐसा, ऐसे दो दो डिब्बे दिख जाए आपको, तो वो कौन सी होती है, उक्त संयोजन समव्यवस्था। तो ये सबकी क्या है, अलग अलग पहचान है भैया, अरे सबकी क्या है बच्चों, अलग अलग पहचान, ऐसे आपको याद रखना है। अगला देखिए, इसको देखिए, हाँ हिंदी भी दे रखी है ना, ये रहा, इंग्लिश देख लो आप, हिंदी देख लो। इसने क्या कहा है देखो, ये चार लिगेंड दे दिए इसने, अरे चार क्या दे दिए इसने, लिगेंड दे दिए। एक तो कौन सा है NH3, एक Cn माइनस, एक NO2 माइनस, और एक कौन सा दिया है OH माइनस। और ये कह रहा है इन लिगेंड्स को इनकी बढ़ती हुई क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्षमता, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्षमता, या यूं भी कह सकते हैं अपन क्षेत्रीय सामर्थ्य भी कह सकते हैं इसको, फील्ड ना फील्ड स्ट्रेंथ, अरे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्षमता, या इसी को हम बोल सकते हैं फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्षमता, या इसको है ना मतलब उस लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्षेत्रीय सामर्थ्य कुछ है ना, क्षेत्रीय सामर्थ्य ऐसे भी कह सकते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ, अरे फील्ड स्ट्रेंथ क्षेत्रीय सामर्थ्य। इसका मतलब क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, जो डी कक्षक होते हैं ना CFT के अंदर डी कक्षकों का विपाटन होता है, वो दो भागों में होता है, जैसे अष्टफलकीय संकुल है तो T2 नीचे EG ऊपर, और अगर चतुष्फलकीय संकुल है तो E नीचे T2 ऊपर। तो ये कह रहा है कि अगर वीक लिगेंड हुआ तब तो है ना ये डी कक्षकों का विपाटन जो है वो कम करेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो विपाटन ज्यादा करेगा। तो ये कह रहा है कि इसकी विपाटन की जो क्षमता है ना, कि कौन ज्यादा विपाटन करेगा कौन कम करेगा, कम करेगा वीक, ज्यादा करेगा स्ट्रॉन्ग। वीक का मतलब दुर्बल और स्ट्रॉन्ग का मतलब प्रबल। तो ये कह रहा है कि उस विपाटन क्षमता का जो क्रम है ना, उसमें इनको व्यवस्थित कीजिए आप, बढ़ती हुई का मतलब सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो एनसीईआरटी में एक है ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है आपकी, कौन सी सीरीज, अरे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए भैया ना। और देखो सेकंड ग्रेड के लिए तो आपको अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में जो दे रखा है ना उसको याद कर लो आप तो। अरे एनसीईआरटी में जो दे रखा है ना उसको याद कर लो। सेकंड ग्रेड में तो एनसीईआरटी लेवल अरे काफी है आपकी, इधर उधर की किसी किताब में पढ़ने की बजाय ना चक्कर में क्यों एनसीईआरटी से उठा के देगा आप। तो हम देखो ऐसा पढ़ते हैं कि यदि लिगेंडों को क्या करें, अरे उनकी क्षेत्र प्रबलता, क्षेत्र प्रबलता बोल सकते हैं इसको, या क्षेत्रीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, या घटते में कर दो, एक ही बात है। तो अपन को एक श्रेणी मिलती है, उस श्रेणी का नाम क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल अरे श्रेणी। हिंदी में कहो तो स्पेक्ट्रो रासायनिक, केमिकल का मतलब स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। अब उसमें क्या है, अरे इधर तो है ना आपके ऐसे आगे आई माइनस है ना, ऐसे Br माइनस है, इस तरीके से बीक वाले लिगेंड आगे, इधर बीक जैसे जल वगैरह है ना, इस तरीके से यहां तक OH माइनस वगैरह है, ये कैसे हैं आपके बीक। फिर आगे सबसे है ना इधर कौन आता है Cn माइनस, और सबसे ज्यादा CO होता है ना CnCO। तो आपको CnCO दिख जाए ना, सीधे पेयरिंग करवा दो आपको, अरे सीधे ही पेयरिंग करवा दो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन Cn और CO। अब देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो ना कि अगर CnCO, CO सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, I माइनस सबसे बी, I फिर Br, ऐसे CnCO सबसे स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब बाकी के बीच में आ रहे हैं। तो देखो आपके सेकंड ग्रेड में तो इससे आंसर निकल जाएगा। देखो इतना भी अगर आपको याद है ना कि I माइनस Br माइनस वगैरह है ना, H2O वगैरह है, OH माइनस वगैरह, वो तो पीछे पड़े। अरे ऐसा हम बीवीडी के अंदर है ना एक ट्रिक लिखते हैं ऐसे FCl Br I H2O, इन पांच में से कोई सा लिगेंड है वो वीक है, इनके अलावा कोई से है वो स्ट्रॉन्ग है। अमोनिया कभी कभी गड़बड़ कर देता है ना, अमोनिया जल है वो कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं ना, वो कहां गड़बड़ करते हैं वो तो थ्योरी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो इससे आंसर निकल जाएगा आपको, अगर CnCO आपको याद है कि CnCO सबसे ज्यादा है। देखो Cn इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, NO2 ज्यादा बता रखा है, तो इसका ये दोनों गलत। Cn से भी ज्यादा कौन है CO, पर CO वाला ऑप्शन तो है ही नहीं है, यहाँ तो कौन है Cn माइनस सबसे, उधर NO2 माइनस बता रखा है, इसका मतलब दोनों तो काट दिए मैंने, अब बचे दो, अब दो बच गए। तो देखो CnCO और इसके बाद आता है आपके NO2 माइनस, कौन आता है NO2 माइनस, ये तो OH माइनस दे रखा है देखो इधर,
फिर अमोनिया NO2 माइनस को सबसे कम कर रखा है। तो आपके जो है ना देखा जाए तो देखो कार्बन, अरे डोनर एटम कौन है, कार्बन, यहाँ भी कौन है, कार्बन। इसका मतलब जिसमें कार्बन डोनर एटम है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर उससे कम नाइट्रोजन वाले, उससे कम कौन है, अरे ऑक्सीजन वाले होते हैं, और सबसे कम हेलोजन वाले, हेलोजन वगैरह है ना ये होते हैं। क्या कहा मैंने कि इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा इनके पास है ना कार्बन डोनर है, कार्बन दाता परमाणु है, जिस लिगेंड में कार्बन दाता परमाणु है वो स्ट्रॉन्ग है। फिर उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, और सबसे कम हेलोजन वगैरह, जैसे आई ये Br वगैरह है, FCl वगैरह है ये, तो ये लो। तो सबसे ज्यादा कार्बन, फिर ऑक्सीजन नहीं आएगा, कौन आएगा, अरे नाइट्रोजन। देख लो कार्बन फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना। यहां देखो कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ गया, इसलिए मैंने इसको काट दिया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही, ये वाला OH माइनस, फिर इससे ज्यादा NH3, इससे ज्यादा NO2 माइनस, और सबसे ज्यादा कौन है, अरे Cn माइनस। आगे देखिए अगला, इसको देखिए अब, देखिए इसको देखिए अब, इसको मैं थोड़ा सा देखो इसको मिटाता हूं ना, इधर है ना, इसको चलो मैं सही लिख देता हूँ थोड़ा सा, जैसे आपको, अब मैंने समझा तो दिया ही वैसे तो आप, पर फिर भी देख लो आप। ऐसे इधर तो कौन आता है आपकी, अरे I माइनस, फिर Br माइनस, इस तरीके से ना, और ऐसे आपको बीच में ये H2O वगैरह ना आपके आ रहे हैं। पूरी तो आपको एनसीईआरटी में से याद करनी है ना, पूरी को लिखने कोई औचित्य भी नहीं है, मैंने आपको ना ट्रिक बता दी, आपको ऐसे याद करना है आपको तो। और देखो ये चीजें हैं ना आपके, ऐसे Cn माइनस और ये CO वगैरह, ठीक है ना, और इधर NO2 आ रहा है आपकी, NO2 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी जो सीरीज है ना आपके, जैसे प्लस आई का ऑर्डर, एक माइनस आई का ऑर्डर पूछ लिया था पहले 2016 वाले में, इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऑर्डर पूछ लिया। ऐसे ऑर्डर एक दिन में याद नहीं होते। कोई सोच रहा है कि जो सर पढ़ाते हैं ना, टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको भी एक दिन में याद हो गया क्या, एक दिन में याद नहीं होते। इनको बार बार ना कोशिश करनी पड़ती है। जैसे आपने एक बार याद किया नहीं होगा, टुकड़ों में याद करें। जैसे मैंने कहा पहले है ना, कौन से हेलोजन वाले हैं, फिर ऑक्सीजन वाले हैं, फिर नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा कार्बन। ऐसे धीरे धीरे याद करो, हेलोजन आ गया B के, FCl भी आ रहा है H2O B के, बस उसके बाद वाले आ रहे हैं वो कैसे थोड़े से मॉडरेट हो जाएंगे। फिर सबसे राइट में है आपके CnCO NO2 माइनस, ये कैसे हैं स्ट्रॉन्ग, बस ऐसे आपको याद हो जाएंगे। और फिर इनको बार बार आप यूज लोगे ना कहीं, जैसे मान लो बीबीटी में ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, उसका संकरण वगैरह निकालोगे तो वहां स्ट्रॉन्ग B की जरूरत पड़ती है ना, CFT में भी जरूरत पड़ती है, B के स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे धीरे धीरे ना, एक दिन में याद नहीं होती, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, भूल भी जाते हैं, फिर उसको वापस से अपन ने रिवाइज किया, लर्न हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है, एक दिन में याद किसी को नहीं होते ना। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में कि जिसने कहा कि एक बार किताब को देखा और उसको याद हो गया। हाँ, ये बच्चे हैं ना भाई, बच्चे जो है ना, आप बच्चे लोग, वो तो आप ऐसा समझते हो ना भाई, कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, बगैर देखे पढ़ाते हैं, फटाफट पढ़ा देते हैं। अरे वो फटाफट नहीं पढ़ा देते हैं, वो उसके पीछे उनकी मेहनत है, बहुत सालों से वो पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस है। इसलिए अगर उन सर को भी आप ना, अरे 5 साल के लिए बिल्कुल बिठा दो कि सर आपको पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं, ना पढ़ना है आपको, और फिर देखो पढ़ाओ, सर भूल जाएंगे सारी चीजों को। भाई कंप्यूटर थोड़ी ना है कि ऐसे उठाया किताब को स्कैन कर लिया, ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो लगता है ऐसा अपन को, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत महारथी। वो सारी चीजें प्रैक्टिस से आ रही है, प्रैक्टिस में परफेक्ट, प्रैक्टिस में परफेक्ट। और अपन कहते भी नहीं वैसे कि करत करत अभ्यास के जड़ में दूध सुजाना ना, रसैया आवत जाते सिल पर परत निशान। तो वो कहावत भी सही है कि बार बार कोशिश करने से है ना चीजें आती है हमको। अगर कोई घबरा गया तो उसको वो चीज आती नहीं, डर के भग गया, डरना नहीं है, सामना करना उसका, ठीक है ना। अब देखो ये सवाल भी आपके रिपीट हो रहा है, अरे ये सवाल भी बार बार रिपीट हो रहा है आपकी, ये वाला सवाल भी आपके बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे वेस्पर से रिपीट हो रहा है, यहां से रिपीट हो गया। ये सवाल कई बार पूछा है, और इतना ही पूछ रहा है, चार ऑप्शन दिए, एक बार शायद 5 ऑप्शन दिए नहीं, बाकी 4 ही ऑप्शन दे रहा है। ये भी देखो अब, वो एक कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम। तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और अरे फ्लोरीन, ध्यान रखें ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, अरे ये गड़बड़ करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का अर्धपूरी विन्यास होने की वजह से ये अपने अड़ोसी पड़ोसियों से ज्यादा होता है, ध्यान रखें ना। ऐसे नहीं सबसे ज्यादा होगा, इस फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाए, नहीं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आवर्त में, मतलब आवर्त में जाते हैं बाएं से दाएं, तो फिर ये आपके आयनन ऊर्जा है, इसका मान बढ़ता है। अब बढ़ता है तो इसका मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। अब कोई सोचे कि सर नाइट्रोजन का फ्लोरीन से ज्यादा होगा क्या, नहीं, नाइट्रोजन अपने अड़ोसी पड़ोसी लेफ्ट और राइट वाले से ज्यादा होगा, ना कि फ्लोरीन से ज्यादा। तो लेफ्ट में तो कौन है आपके, कार्बन, राइट में कौन है, ऑक्सीजन।
तो कार्बन और ऑक्सीजन से ज्यादा है, ना कि फ्लोरीन से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तो कौन होगा? फ्लोरीन। तो इसने कौन सा ऑर्डर पूछा है? घटता ऑर्डर पूछा है। तो देखो घटते में क्या होगा, देखो ऑक्सीजन ज्यादा दे दिया, गलत। कार्बन ज्यादा दे दिया, गलत। फिर ऑक्सीजन ज्यादा दे दिया, गलत। ये लो, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अरे सेकंड ग्रेड में सवाल ऐसे सीधे उठ के आते हैं आपके, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आते। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप, है ना, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो आपकी। हाँ, फिजिक्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, कारण क्या, फिजिक्स हम 12th क्लास तक पढ़ते हैं, आगे फिजिक्स हमारी हट जाती है वैसे ही। अरे गवर्नमेंट खुद ही हटा देती है। पर देखो गवर्नमेंट भी ऐसी कि खुद ने जोड़ दिया भाई। उसको पता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे बायो वाले बच्चा जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसकी फिजिक्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसने ग्रेजुएशन लेवल पर क्या आरपीएससी ने सिलेबस में जोड़ रखा है कि उसको फिजिक्स को। तो फिर बच्चा करेगा कहां से, जब पढ़ेगा नहीं तो कहां से करेगा? तो फिर वो भी सवाल कहां से देंगे आपके? अरे 11वीं 12वीं से देंगे। और मान लो 11वीं 12वीं के अलावा मान लो बीएससी से उठा के दे दिया, तो फिर अरे आप ही क्या, कोई नहीं करेगा। जितने भी लोग सेकंड ग्रेड में बैठेंगे ना, वो कोई भी नहीं करेगा। हाँ, किसी ने मान लो कोई अरे नीट जेई की कोई तैयारी कर रखी है, मान लो जैसे अब जेई में तो मैथ वाला होगा तो वो तो मैथ से देगा। और मान लो उसका मूड चेंज हो गया, उसने कभी कोई बायोलॉजी से बीएससी बीएससी कर लिया, फिर ना वो आ रहा है, या बायोलॉजी वाला जो नीट वगैरह की है जिसकी बढ़िया थी, मान लो सिलेक्शन होने लायक था, रह गया, तो वहां फिर भी ग्रेजुएशन लेवल तक की थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, तो वो बच्चा फिर भी कर सकता है। पर ऐसे बच्चे बहुत कम आते हैं कि जिसका सिलेक्शन होने वाला था और वो नहीं आया, फिर वो नर्सिंग वगैरह उनमें घुस जाता है। वो इधर सेकंड ग्रेड वगैरह में नहीं आता है। सेकंड ग्रेड वगैरह में तो वही आता है जो बीएससी करता है, जो नीट जेई वगैरह की तैयारी नहीं कर रहा है, मतलब या की है तो कोई बहुत ज्यादा है ना, उसने विशेष तैयारी नहीं की। ऐसे नहीं कि उसके 600 नंबर आ गई कट ऑफ कितनी, 610 थी, फिर वो की बीएससी कर रहा है। ऐसे लोग बहुत कम करते हैं बीएससी, है ना। तो फिर तो आपको मतलब किसी को नहीं आएगा, आपको नहीं आ रहा था, तो 11th 12th की आपको फिजिक्स पढ़नी है बस, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारा आंसर तो वैसे आगे देखो कौन सा, अरे फ्लोरीन ही ज्यादा बस। तो सेकंड ग्रेड में ज्यादा घुमाता नहीं है, एक ही ऑप्शन उठा के देता है ऐसा। कोई एक आध सवालों में कोई घुमाएगा घुमाएगा, दो ऑप्शन एक जैसे करेगा, बाकी तो एक जैसे देता है ऑप्शन ना, एक ही ऑप्शन देता है, टिक कर दो बस। तो फ्लोरीन वैसे भी देखो हमको दिख रहा है फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर कौन है, ऑक्सीजन और कार्बन दोनों से नाइट्रोजन ज्यादा है, तो फिर नाइट्रोजन हो जाएगा आपकी, फिर कौन होगा, ऑक्सीजन, और सबसे कम कार्बन। ये लो, ये ऑर्डर हो गया आपकी, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। आगे देखो, हाँ जी, आगे देखिए इसको, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइडों का अरे युग्म कौन सा है? किसका? उभयधर्मी। देखो एक तो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, एक क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, एक उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, एक उदासीन होते हैं। कौन कौन से? अरे अम्लीय, क्षारीय, एक उदासीन चल ही रहा है आपकी, और एक कौन सा है भाई? अरे एक उभयधर्मी है। कौन सा? उभयधर्मी। देखो अम्लीय का मतलब तो अरे जो अम्लीयता का गुण दिखा है, क्षारीय का मतलब क्षारीयता का गुण दिखा है। जैसे अम्ल का मतलब अरे ब्लू जो लिटमस पेपर है आपको उसको रेड कर दे, ब्लू को रेड एसिडिक, रेड को ब्लू बेसिक, एसिडिक सॉरी ब्लू ब्लू रे रेड रेड रे उदासीन, और दोनों के साथ टेस्ट दे दे, ब्लू के साथ भी दे और किसके, अरे रेड के साथ भी दे, वो उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी, उभय मींस दोनों, धर्मी मींस धर्मों का पालन करे, अरे दोनों धर्मों का पालन करे, यानी वो एसिडिक बिहेवियर भी दिखाए आपके और बेसिक बिहेवियर भी दिखाए, दोनों ही है ना, दोनों ही प्रकार के व्यवहार दिखाए आपके ना, दोनों ही बिहेवियर दिखाए। तो देखो यहां से दोनों ही दिखाएगा, वो अभयधर्मी होगा। और हमसे पूछा अभयधर्मी, तो जनरली क्या होता है कि जो अधातु होते हैं ना, अधातु, उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? अरे अम्लीय होते हैं भैया, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। ये लो, और क्षारीय, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं भैया ना, कैसे होते हैं? क्षारीय। वो उदासीन, उदासीन में तो देखो CO है, CO2 है, ऐसे है ना, एक ही आपके N2O होता है और एक H2, CO, ये CO2, ये लो। तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपकी, एक CO2 है आपके, है ना, तो CO2, एक N2O और एक आपके कौन सा है? H2O। ये चार ही उदासीन ऑक्साइड है आपकी, कितने हैं? चार। और देखो एलुमिना है ना, एलुमिना, अरे एलुमिना
वो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। वो कौन सा है आपके उभयधर्मी। एल्यूमिना कैसा है उभयधर्मी की सर ये तो धातु है एल्यूमिनियम, अरे ये उभयधर्मी है तो धातु पर ही उभयधर्मी है, ये अम्लीयता का गुण भी दिखाएगा और क्षारीयता का गुण भी दिखाएगा। तो वैसे भी आप ना एक के आधार पर भी कर सकते हैं। यहां से देखो एल्यूमिना यही दिख रहा है अपन को, अरे एल्यूमिना यही दिख रहा है और स्ट्रिक को भी लगा लो। देखो वैसे मैंने क्या कहा अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं अम्लीय, धातुओं के क्षारीय। पर देखो कई बार जब धातु हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है ना, इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे मान लो Mn2O7 मैग्नीज का ऑक्साइड है, अरे मैग्नीज यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये भी कैसा अरे अम्लीय व्यवहार दिखाता है। क्या कहा मैंने, जब धातु कैसी हो अरे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जैसे Mn2O7, तो ये भी कौन सा व्यवहार दिखाएगा, अरे ये भी कौन सा व्यवहार दिखाएगा आपके यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, अरे +7, तो ये भी अम्लीय है। ठीक है ना, ऐसे कई जगह अपवाद तो मिलते हैं केमिस्ट्री में आपको। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो यहां से अरे कैल्शियम धातु है, क्लोरीन तो क्या है अधातु, तो ये तो अम्लीय है पर ये कैसा है क्षारीय। तो CO अभी कहा मैंने कैसा है उदासीन है, सल्फर तो कैसा है अधातु है, तो ये तो अम्लीय है पर ये उदासीन है। H2O देखो H2O भी क्या कहा मैंने अरे उदासीन है क्या। Na2O अरे सोडियम क्या है धातु, और धातुओं का ऑक्साइड कैसा है, अरे धातुओं का ऑक्साइड कैसा है, अरे क्षारीय है, कैसा है क्षारीय। तो फिर बचा कौन सा ऑप्शन, ये उभयधर्मी है। और ये कि सर आर्सेनिक क्या है, अरे आर्सेनिक जो है ना आपकी ये आपकी उपधातु है ना, कौन सी धातु है उपधातु। अरे उपधातु का मतलब जो धातु के गुण भी दिखाए और अधातु के गुण भी दिखाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑक्साइड है ये भी कैसा होगा आपके अरे उभयधर्मी होगा, कैसा होगा उभयधर्मी। ठीक है ना। और नहीं तो एक ट्रिक याद रख लो, देखो आप एक ट्रिक, और वो ट्रिक क्या है सुनिए आप, वो ट्रिक है आपकी यहां जगह में, एक सेकंड जगह देखता हूं, देखो थोड़ा सा अगर जगह दिख रही है कि अपन को, मैंने ये इधर इतने सारे ये लिख दिया ना, इस वजह से जगह नहीं दिख रही अपन को। तो इधर कर दूंगा, देखो दिख जाएगी जगह, ये लो, अरे यहां कर देता हूं मैं, देखो आप ये लो, देखो इस ट्रिक को याद रख लो आप, इस ट्रिक से भी आपका काम चल जाएगा। देखो एक तो ये याद रख लो सब, एक Zn एक AS, या एक लाइन में लिख दूं ना, अलग अलग क्या करेंगे लो, देखो ऐसे लिख देता हूं, देखो सब जन, अरे जन का मतलब लोग, सब जन की आस आस सुनो प्रभु अल्लाह, ऐसे रख लो यार, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ये ट्रिक है आपके ना, इस ट्रिक को याद रख लो। देखो अरे एस बीच से तो हो गया सब, एसवी का मतलब एंटीमनी, और Zn का मतलब जिंक, तो सब जन की AS से आस और SN से सुनो, तो सब जन की आस सुनो कौन, अरे प्रभु अल्लाह, ऐसे रख लो यार, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। ये सारे क्या है, अरे ये जो सारे धातु है ना इनके ऑक्साइड भी कैसे होते हैं, अरे ये भी उभयधर्मी होते हैं। ठीक है ना, ये भी कौन से होते हैं, अरे उभयधर्मी होते हैं। कौन से उभयधर्मी होते हैं, अरे कौन से होते हैं बच्चों उभयधर्मी, ये लो, हाँ ये लो, ये भी कैसे होते हैं आपके उभयधर्मी, ये लो, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, ये कैसे हैं अरे उभयधर्मी। क्या कहा मैंने, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, यानी इन धातुओं के जो ऑक्साइड हैं, मतलब इन धातु क्या इन तत्वों के जो ऑक्साइड है ना, ये जो जो तत्व लिखे मैंने इनके जो ऑक्साइड हैं वो कैसे हैं आपके अरे उभयधर्मी हैं। तो देखो यहां से, अरे ये आ रहा है क्या, देखो अरे ये AS आ रहा है क्या, आर्सेनिक का ऑक्साइड आ रहा है क्या, और देखो अल्लाह अरे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आ रहा है, ये कैसे हैं उभयधर्मी। और ये मैंने आपको बताई दी उदासीन कौन कौन से हैं, CO CO2 N2 और H2O, चार कैसे हैं उदासीन।
इसके अलावा अधातुओं की अम्लीय, धातुओं की क्षारीय। एक ये ध्यान रखना है, कौन सा, ये वाला, अरे एक ये वाला याद रखना है, कहीं की Mn तो सब धातु है। मैंने क्या कहा, जब धातु कैसी हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो उसका ऑक्साइड भी कैसा होता है, अरे अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती। ऐसा हम एसिडिक उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में पढ़ते हैं, ऐसा कहां पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में। अब आगे देखिए, आप इसको सॉल्व करता हूं मैं। देखो अगला, ये अच्छा सवाल है, देखो पीएच वाला सवाल भी अच्छा है। वैसे पीएच वाले सवाल ज्यादा आए नहीं, पीएच वाला सवाल ये है, अच्छा सवाल है, पीएच वाला सवाल पूछ लेगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि 1 × 10⁸ MHCl, HCl का विलियन दे रखा है, अरे HCl का क्या दे रखा है, विलियन, और इसका पीएच ज्ञात करो। अब देखो HCl का विलियन है, तो हमको पता है अरे HCl तो कैसे टूटता है, आपके H+ और Cl- में टूटता है ना ऐसे, अरे H+ और Cl- में। इसका मतलब यहाँ H+ आयन की कंसंट्रेशन अगर देखें अपन, अरे H+ आयन की कंसंट्रेशन देखें तो देखो, अरे एक से क्या फर्क पड़ रहा है, अरे 1 × 10⁻⁸ का मतलब क्या, 10⁻⁸ ही है, एक से किसी को गुना करो, भाग लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पड़ने वाला है क्या, नहीं, अरे गुना कर दो आप, एक से भाग लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको, तो ये ऐसे ही है। ये H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, अरे 10⁻⁸ एम, एम का मतलब मोल प्रति लीटर मोलर था। और वैसे देखो हम क्या करते हैं, प्रबलाम्ल और प्रबल क्षार वगैरह होते हैं ना, उनके लिए नॉर्मेलिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नॉर्मेलिटी। पर यहाँ HCl की अगर नॉर्मेलिटी भी निकालोगे ना, अरे नॉर्मलता, वैसे आपके 11th और 12th क्लास में एनसीईआरटी के अंदर नॉर्मलता नहीं है ना, अरे एनसीईआरटी में नॉर्मलता नहीं है। आप ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हैं तो वहां नॉर्मलता आपकी आती है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं आप तो आती है, ठीक है ना, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आती है। और नॉर्मलता क्या होती है, अरे मोलरता गुना एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर का मतलब एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी, यानी अम्ल की क्षारीयता, सॉरी हाँ, एसिड की बेसिसिटी होगी ना, हाँ, तो अम्ल की क्षारीयता, क्षार की अम्लीयता, ठीक है ना। या फिर कोई आयन वगैरह है तो उसमें कितना चार्ज वार्ज है, या कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो टोटल चेंज कितना है, रेडॉक्स उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह में कितना चेंज है, वो क्या होता है, आपके एक्स फैक्टर होता है। और कई लोग उसको एन बोल देते हैं। तो अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता, या कोई तत्व है तो उसकी संयोजकता एक्स फैक्टर होती है। तो यहाँ देखो, अरे ये अम्ल H+ दे रहा है 1, तो इसका मतलब अम्ल की क्षारकता कितनी है, 1। यानी कोई भी अम्ल जितने H+ देता है वो उसकी क्षारकता होती है, कोई क्षार जितने OH- देता है वो उसकी अम्लता होती है। तो यहाँ इसकी, अरे जो एक्स फैक्टर है ना इसका, वो 1 ही है, इसलिए इसकी मोलरता, नॉर्मलता दोनों कैसी है, समान, ठीक है ना। तो अभी तो आपको ये दिमाग लगाना क्या कि यहां से अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन देखें तो यहां से देखो H+ कितना है, 1 ही है, तो जितना कंसंट्रेशन उतना ही H+, और उतना ही क्या है, Cl-। पर हमको Cl- की जरूरत नहीं है, क्यों, हमारे पास पीएच का फॉर्मूला है ना, क्या कि पीएच बराबर क्या होता है, अरे माइनस लॉग, अरे H+ आयन की कंसंट्रेशन। और इस फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करें इसको, अरे तो माइनस का लॉग, और H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, अरे ये कितनी है बच्चों, 10⁻⁸ और देखो लॉग को सॉल्व करते हैं जब भी, log x की पावर n, तो n आगे आ जाता है n log x, तो यहाँ पावर 8 है, माइनस का 8 आगे आएगा, माइनस चल रहा है पहले से, माइनस माइनस प्लस, तो 8 log 10 हो जाएगा ये। और 8 log 10 का मतलब, अरे log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान, अरे ये 8 log 10, और log 10 का मान कितना, 1, तो 1 × 8 का मतलब 8। तो इसने क्या दिया हमको, 1 × 10⁻⁸ MHCl का विलियन है, इसकी पीएच कितनी है, अरे 8। और हम क्या करेंगे कि सर कितना सीधा सवाल है, आपने बताया वही आ गया, अरे लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, 90% बच्चे तो यही आंसर दे देंगे, पर ये गलत हो जाएगा। अरे इसने दिया क्या है हमको, पढ़ो देखो जरा, क्या कि HCl का विलियन है, अरे HCl तो अम्ल होता है, क्षार होता है, अम्ल होता है, और अम्ल की क्या पीएच 8 होती है क्या, अरे उदासीनी 7 होती है, ये तो एक उससे आगे पहुंच गया 8, तो इसका मतलब पीएच कितनी 8 है, इसका मतलब ये गलत है पीएच, अरे ये वाली पीएच आपकी क्या है, गलत। इसको लिखें और इसको काट दें। क्यों काटेंगे, क्यों, आंसर गलत आ रहा है ना, नंबर कट जाएंगे नहीं काटोगे तो, इसलिए काट दिया मैंने। तो फिर सर सही क्या होगा, अरे पीएच जब भी आपके है ना 7 या 7 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब वो तो अम्ल नहीं है, और जबकि दिया क्या है सवाल में, अम्ल, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है। तो इसका मतलब क्या है, HCl का विलियन दिया है इसने,
अरे तो जो H प्लस आएंगे ना वो कहां से आएंगे आपके पास, अरे HCl से भी आएंगे, और कहां से, विलियन का मतलब कुछ नहीं दे तो ब्लैक का मानते हैं जल, इसका मतलब अरे HCl का विलियन है तो कुछ H प्लस कौन देगा यहाँ, अरे जल भी देगा, कौन देगा, जल देगा, ठीक है ना। और देखो HCl से तो H प्लस कितने आ रहे हैं हमको पता है ना, अरे HCl से तो कितने आ रहे हैं H प्लस, देखो मैं पहले इसको मिटाता हूं, अरे HCl से कितने आ रहे हैं बच्चों, देखना इसको थोड़ा मैं इधर करता हूं ना कि अपने पास थोड़ा जगह सफिशियंट हो ना, फिर तो छोटा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपके। अरे HCl से तो कितने आ रहे हैं, देखो 10 की घात -8 आ रहे हैं HCl से, तो इतने आ रहे हैं, तो 10 की घात -8 तो कहां से आ रहे हैं, HCl से। और H2O से, अरे जल कैसा होता है, उदासीन, जल की पीएच 7 होती है, शुद्ध जल की पीएच 7, इसका मतलब अरे जितनी पीएच होती है उतने ही क्या होते हैं उसमें H प्लस, और उतने ही क्या होते हैं OH माइनस से। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कभी भी निकालनी है तो 10 की घात माइनस पीएच होता है, अगर पीएच आपको पता है तो। क्या काम इन्हें, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, अरे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ऐसा अगर निकालनी है आपको, पीएच दे दे कोई, तो मैंने क्या कहा, जल की पीएच 7 है ना, कितनी है, अरे 7, तो 10 की घात माइनस पीएच। क्या काम है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जब भी निकालनी है, अगर पीएच पता है आपको तो क्या करो, अरे 10 की घात माइनस पीएच, तो हमको पता है जल की पीएच 7 है, तो इसका मतलब H प्लस आयन कितने, 10 की घात -7, और जल कैसा, उदासीन, तो इसका मतलब जितने H प्लस उतने ही OH माइनस, इसका मतलब 10 की घात -7 ही क्या है, OH माइनस से, ठीक है ना। तो इसका मतलब जल से कितने H प्लस आ रहे हैं, अरे जल से कितने आ रहे हैं, जल से कितने आ रहे हैं बच्चों, 10 की घात -7, कैसे पता चला, समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, तो विलियन का मतलब कुछ नहीं दे, ब्लैक क्या मानते हैं जल, इसका मतलब H प्लस जो आ रहे हैं HCl से वो तो 10 की घात -8 m है, और जल से आ रहे हैं वो कितने, 10 की घात -7 m। किसी को दिक्कत, नहीं दिक्कत, तो देखिए मैं क्या करूं यहां से, अरे 10 की घात -7 कॉमन ले लू दोनों में से, तो यहां तो क्या बचेगा देखो आपके, अरे यहां तो 10 की घात -1 बचेगा, कितना बचेगा, 10 की घात -1, और उधर क्या बचेगा, अरे यहां तो 10 की घात -1 बचेगा आपके, भाई 8 था ना, 10 की घात -7 कॉमन ले लिया, तो 10 की घात -1, और इधर क्या बचेगा 1, और देखो 10 की घात -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, अरे 1/10, अब इतना तो आपको आता है, अरे पावर को नीचे लेके जाओगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा 1/10, और वो 1/10 को 1 को जोड़ोगे आप तो 11/10, और 11/10 का मतलब 1.1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं अब तो आपको कि ये कितना हो जाएगा, अरे 1.1 गुना 10 की घात -7, बताओ आया क्या। अरे ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई अपने पास, किसकी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, जब ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई तो अब तो कोई दिक्कत नहीं हमको, अरे अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या करें अब, फॉर्मूला लगाएं, क्या होगा, पीएच बराबर क्या चल रहा है, अरे माइनस लॉग H प्लस, ये माइनस लॉग कितना है, अरे 1.1 गुना 10 की घात अरे 7 हो गया। अब देखो log m इंटू एन, उसको सॉल्व करते हैं log m प्लस log n, अरे log m प्लस log n, या उल्टा भी कर सकते हैं, अरे log m प्लस log n ऐसे लिख दो आप, कौन मना कर रहा है, log n प्लस log n, कौन मना कर रहा है, मना कर रहा है कोई, नहीं कर रहा है, प्लस ही करना है, अरे 2 + 3 बोलो आप, या 3 + 2 बोलो, आंसर तो 5 ही आएगा, अरे 2 + 3 5, 3 + 2 तब भी 5 ही आएगा, तो बस पहले आप इसको सॉल्व कर लो और फिर इसको सॉल्व कर लो, तो देखो माइनस और माइनस प्लस, ये तो हो गया आपके 7 log 10, अरे 7 log 10, और आगे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, किसका, प्लस, पर ये क्या चल रहा है, अरे माइनस चल रहा है ना, एक सेकंड में इसमें लॉग लिखना भूल गया ना, अरे इसमें लॉग लिख देता हूं एक बार ना, यहां क्या आएगा आपके लॉग, ये लो यहां आपके क्या आएगा, अरे माइनस लॉग, ये लो, ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 7 log 10, और माइनस देखो आगे प्लस होगा ना, लेकिन माइनस का क्या आ रहा है, अरे माइनस लॉग, अरे 1.1, वही प्लस गुना माइनस माइनस ही तो हो जाएगा, 7 log 10 का मतलब तो क्या हुआ आपके 7, और प्लस गुना माइनस माइनस, और देखो log 1 का मान 0 होता है, अरे log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, ये क्या है log 1.1, इसका मतलब 1 का मान 0 है, तो 1.1 का मान 0 थोड़ी होगा, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, ठीक है ना, तो जैसे मान लो मैंने थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ वैल्यू, अरे 0.04 मान ली, तो फिर क्या होगा, अरे 7 में से ये चला गया तो 6.96 आंसर आ जाएगा क्या, 6.96, यानी उदासीन से थोड़ा सा
कम, यानी हल्का, अरे अम्लीय, बहुत वीक। तो अब तो ये अम्लीय है ना, इसका मतलब सही आंसर कौन सा हमारा, अरे 6.9। 7 तो उदासीन चल रहा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, क्या होगा, अरे लॉग 1.1 का मान, 1 का मान 0, 1.1 का मान थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा, मतलब हल्का सा ज्यादा किससे, 0 से, तो हल्का सा 0.04 मान लिया ना अपन ने, अरे 0.04 आंसर मान लिया अपन ने, ठीक है ना। इस तरीके से पीएच के सवाल आपको आने चाहिए। अच्छा सवाल है, अरे ये अच्छा सवाल है आपकी। अब आपको ऐसा भी कह सकता था, ये देखो कौन सा, अरे HCl विलियन दिया है, कोई जरूरी थोड़ी है ऐसे दे देता, वही 1 गुना 10 की घात -8 NaOH का विलियन, उसकी पीएच ऐसे अगर फॉर्मूले से निकालोगे आप, ठीक है ना, तो उसकी जो पीएच है वो सही नहीं आएगी आपकी, क्यों, आप तो सीधे फॉर्मूला लगा दोगे। अरे क्षार के लिए पीएच नहीं निकालते, पीओएच निकालते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं हम, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, फिर पीओएच को ले जाके उधर घटा देते हैं, पीओएच को ले जाके उधर अरे घटा देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं हम उसको सॉल्व, इस तरीके से क्या करते हैं हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखें, क्षार भी पूछ सकता है आपसे। तो ये मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके बता दिया, ये 41। अगला देखिए अब, इसको देखिए अब, 42 देखिए, सीधा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं। देखिए इसने क्या कहा है, किसी अभिक्रिया के अरे स्वतः प्रवर्तित होने के लिए, कैसा स्वतः प्रवर्तित का मतलब, अरे अपने आप अभिक्रिया हो जाए, तो होने के लिए ये कह रहा है क्या होना जरूरी है इनमें से। देखो कोई भी अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित है, अरे देखो स्वतः प्रवर्तित का मतलब क्या है कि यदि कोई अभिक्रिया अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाए, जैसे मान लो अरे बारिश हुई, पानी बरसा, पानी अपने आप ऊंचे तल से नीचे तल की ओर चला गया, क्या हमने क्या भेजा है उसको, अपने आप चला गया। पानी अपना रास्ता अरे खुद बना लेता है, कहते हैं ना, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, यानी अपने आप ऊंचे तल से नीचे तल की ओर चला जाएगा। और मान लो अरे ऊपर टंकी रखी हुई है 3 मंजिल पे, उसमें पानी चढ़ाना है, अपने आप चढ़ जाएगा क्या, नहीं चढ़ेगा, क्या करना पड़ेगा, या तो खुद ले जाके चढ़ाओ, या फिर अरे मोटर से चढ़ाओ। तो बात तो वही हुई ना, खुद चढ़ाओ या मोटर से, इसका मतलब अरे वो स्वतः नहीं हुआ, एनर्जी खर्च हुई है वहां, क्या खर्च हुई है, एनर्जी, इसका मतलब वो अस्वतः है। और स्वतः होने के लिए देखो हम एक कंडीशन पढ़ते हैं कि डेल्टा जी का मान कैसा होना चाहिए, अरे डेल्टा जी का मान कैसा होना चाहिए बच्चों, एक सेकंड, हाँ जी, कैसा होना चाहिए, अरे नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी का मान कैसा हो, अरे नेगेटिव हो, डेल्टा जी का मान कैसा हो, नेगेटिव। अगर किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव, तो वो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी, अपने आप होगी। और अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है, तो फिर वो स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी, अस्वतः होगी, यानी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या, कि डेल्टा जी बराबर क्या पढ़ते हैं, अरे डेल्टा एच माइनस अरे टी डेल्टा एस, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और यदि इस फॉर्मूले से डेल्टा जी कैसा आ जाए, अरे नेगेटिव आ जाए, तो वो अभिक्रिया कैसी होगी, अरे स्वतः प्रवर्तित होगी, कैसी होगी, स्वतः प्रवर्तित। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐसे कह दूं डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो, या ऐसे कह दूं डेल्टा जी बराबर यही तो चल रहा है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ऐसे कह दूं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कैसा हो, ऋणात्मक हो, तब भी डेल्टा जी ऋणात्मक ही हुआ। अरे कहने का फर्क है बस, डेल्टा जी ऋणात्मक हो, इससे तो आ रहा है डेल्टा जी की वैल्यू। या ऐसे कह दो ना आप, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का मान कैसा हो, नेगेटिव हो, वो डेल्टा जी नेगेटिव तो हो गया अपने आप। देखो यही कहा है इसने, क्या देखना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ऋणात्मक होना चाहिए, अरे होना चाहिए, यही तो है आंसर। डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस नहीं, डेल्टा एच ऋणात्मक होना चाहिए नहीं, डेल्टा एस ऋणात्मक होना चाहिए नहीं, अरे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ऋणात्मक, इसका मतलब डेल्टा जी ऋणात्मक, ये उसने बस डेल्टा जी ऋणात्मक नहीं कहा। एक बार डेल्टा जी भी आया एक पेपर में 2018 वाले में शायद, कि स्वतः प्रवर्तित होने के लिए, किसी प्रक्रम के स्वतः प्रवर्तित होने के लिए डेल्टा जी होना चाहिए, वहां ऐसे था डेल्टा जी लेसर देन जीरो, डेल्टा जी लेसर देन जीरो, डेल्टा जी लेसर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, अरे डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, ऐसा पूछा उसने। अब की बार थोड़ा इसने सवाल पूछने का तरीका चेंज कर दिया। अगला देखो, अगला क्या, अगला अच्छा सवाल है देखो, अरे अगला अच्छा सवाल है, अगला अच्छा सवाल है, और क्या है सुनिए आप, देखिए
अगला सवाल क्या है, एक सेकंड में पानी पी लेता हूं। हाँ जी, देखिए निम्न अभिक्रिया में ये अभिक्रिया दे दी इसने आपको, Cl2 प्लस NaOH NaClO3 प्लस 5NaCl प्लस 3H2, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है। यानी ऐसा तत्व कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन त्याग भी रहा है और ग्रहण भी कर रहा है। त्याग रहा है इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है उसका, और ग्रहण कर रहा है इसका मतलब अरे अपचयन हो रहा है। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण, जुड़ना, अपचयन। ग्रहण कर रहा है इसका मतलब जुड़ रहा है, त्याग रहा है इसका मतलब, अरे त्याग रहा है इसका मतलब त्याग रहा है, दे रहा है दूसरे को। ठीक है ना। तो यहां से देखो, अरे यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। और अगर इधर निकालो आप क्लोरीन का तो यहाँ कितना आएगा, +5। और अगर यहां निकालेंगे आप तो कितना आएगा, अरे -1। अरे ये तो पता है ना आपको, Na+Cl-, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो Na+, 1+, 1 ऑक्सीजन पे -2, तो 3 पे -6, -6 में से 1 गया प्लस का तो क्या बचा, अरे -5। और फिर बराबर में लेके जाते हो तो +5। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हो आप। यहां स्वतंत्र अवस्था में 0, और यहां देखो Na का वही +1 और OH -1, तो यहां भी देखो H का +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। यहां भी H का +1 और ऑक्सीजन का -2, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ना ही सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा, केवल किसमें हो रहा है, क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। एक में +5 हो रही है, एक में अरे -1। तो देखो 0 से +5, अरे 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाती है। या अरे 0 से कितना, -1, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, अरे वो क्या कहलाती है आपके, अरे अपचयन कहलाती है, रिडक्शन। क्या कहलाती है, रिडक्शन, अपचयन। तो यहाँ क्लोरीन का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और क्लोरीन का ही क्या हो रहा है, अरे अपचयन हो रहा है। पहले ये अभिक्रिया पूछिए, पर ये अभिक्रिया किसमें थी, अरे असमानुपातन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है अभिक्रिया, इसके नाम से, अरे असमानुपातन अभिक्रिया। वहां ऐसे पूछा था कि निम्न में से कौन सी असमानुपातन अभिक्रिया है, और वहां ऑप्शन अलग थे, एक कैनिजारो अभिक्रिया भी दे रखी थी, एक ऐसी अभिक्रिया थी पर Cl की जगह क्या था उसमें, Br था, और एक अभिक्रिया और थी कोई सी, है ना। वह 3 अभिक्रियाएं थी, और उसने कहा कौन सी असमानुपातन अभिक्रिया है। सारी असमानुपातन अभिक्रिया हैं, सारी ही क्या है, अरे असमानुपातन अभिक्रिया हैं। तो अभी तो इसने एक दिए कि किसका कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब एक ही तत्व का ऑक्सीकरण, एक ही तत्व का अपचयन होता है अगर किसी अभिक्रिया में, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, अरे असमानुपातन अभिक्रिया। और असमानुपातन अभिक्रिया होती है ना, अरे ये एक विशेष प्रकार की क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अरे असमानुपातन क्या है बच्चों, विशेष प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपको देखो ऐसे है ना, मैंने सारे पेपर ऐसे सॉल्व करके बताए आपको, ऐसे नहीं केवल एक ही आंसर दे दिया चल दिया आगे, बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस किया है, और उससे रिलेटेड और कोई भी थ्योरी वगैरह है उसको भी कवर करते हुए चल रहे हैं अपन। तो जैसे मान लो अगर अपने पास अरे 43 सवाल हैं, तो उसके ना जस्ट डबल मान लो, डबल क्या 100 सवाल मानो आप, 43 की जगह आपको सब जगह शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब कुछ है ना करवा रहे। नहीं तो आंसर देने में कुछ नहीं है, आंसर दिया आगे बढ़ो, आंसर दिया आगे बढ़ो, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। अगला देखो 44, इसने क्या कहा, फैन पिलवन विधि। कौन सी विधि, अरे फैन पिलवन विधि, यह ध्यान रखें इसको। अरे इसको हिंदी में लिख देता, फैन का मतलब जाग, तो वो ऐसे लिख देता है इसको, अरे झाग पिलवन विधि। कौन सी, अरे झाग पिलवन विधि। और ये तो छोटी क्लासों में है, अरे ये तो 9वीं 10वीं क्लास में है, शायद 8वीं क्लास में 9वीं में ऐसे है। अब पढ़ते हैं वर्जन निस्तापन, सल्फाइड अयस्कों का वर्जन करते हैं। सल्फाइड अयस्कों की सांद्रण के लिए कौन सी, अरे ये विधि काम की है, इंपॉर्टेंट है, झाग पिलवन विधि। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये लो आंसर तो मैंने बता दिया आपको, क्या है, फैन पिलवन विधि। एक सेकंड, फैन पिलवन विधि है ना, का उपयोग निम्न के सांद्रण में किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में करते हैं भैया ना, इसमें अरे सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में, अब ये तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, पहले ये उसमें थी, अरे 12वीं क्लास में थी, अरे 12वीं क्लास में एक चैप्टर चलता था एनसीईआरटी में, धातु कर्मिकी करके, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम करके ऐसे चलता था, धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो 12वीं क्लास का फेमस सवाल है, अब तो क्या हटा रखा ना उस चैप्टर को ही, और पहले सवाल था फेमस कि
सल्फाइड या फेनोपेलवन विधि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सल्फाइड आयस्कों के सांद्रण में। या कई बार ऐसे पूछा था कि सल्फाइड आयस्कों के सांद्रण में कौन सी विधि काम में लेते हैं? तो फेनोपेलवन विधि या झागपलवन विधि। छोटी क्लासों का भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये तो फैक्ट है, सीधे रखना है ना, रट्टा लगाना है आपको। अरे सीधे ही रट्टा लगा के रखना है, ऐसे सवाल। आगे देखिए ये वाला, ये भी आपके सीधे दे रखा है, वो वाटर गैस। अरे वाटर का मतलब जल, तो इसको वो ऐसे भी लिख देता है जल गैस। कौन सी गैस? अरे जल गैस। या इसी को वो सिन गैस भी कह देता है। कौन सी गैस? अरे सिन गैस, संश्लेषण गैस। ठीक है ना, हिंदी में सिन का मतलब संश्लेषण, तो संश्लेषण गैस भी कह सकता है आपको। वाटर गैस का मतलब जल गैस। तो ये कह रहा है कि इस कौन सी वाटर गैस से? अरे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है ना इसका। देखो ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जल दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है? अरे जल गैस कहलाता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ये। इसको है ना ऐसे बनाते हैं, कोई हाइड्रोकार्बन ले लो या तो आप, और उस पर क्या करो, सॉरी, हाँ जी, या तो कोई क्या ले लो आप, अरे हाइड्रोकार्बन ले लो ऐसे। हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या है? अरे हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या है? कोई कार्बन है उसके अंदर, बस कार्बन, और ये H2O। या कोक भी ले सकते हैं इसको, कोक। अरे कोयला, कोयले में क्या है? कार्बन है। आपको कोक बोल दे, कोयला बोल दे, इंग्लिश में कहो तो है ना कॉल, तो कोक या कोयला। ठीक है ना। और इस पे क्या, अरे जलवाष्प प्रवाहित करते हैं और उच्च ताप लेते हैं अपन ऐसे, निकल उत्प्रेरक और 1273 केल्विन ऐसे टेम्परेचर लेते हैं। इससे क्या बनेगा आपके? अरे इससे बनेगा आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिश्रण। इसका कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिश्रण, और ये क्या कहलाता है आपकी? वाटर गैस या जल गैस, या इसी को संश्लेषण गैस भी बोलते हैं, सिन गैस। इंग्लिश में कहो तो सिन। अरे जैसे वाटर को जल बोल रहे हैं ना, ऐसे सिन को संश्लेषण बोल सकते हैं। इस सिन का नाम क्या है? संश्लेषण। तो संश्लेषण गैस। कौन सी गैस? अरे संश्लेषण गैस। तो आप ध्यान रखें सारे नाम, ठीक है ना। एक देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है ना, अरे इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। ये छोटी क्लासों में जनरल साइंस में खूब पढ़ते हैं। ये कौन सी गैस है आपकी? प्रोड्यूसर गैस। कौन सी गैस है? प्रोड्यूसर। तो आपसे पूछता है प्रोड्यूसर गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण। सिन गैस या संश्लेषण गैस, वाटर गैस, जल गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। अरे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। अगला देखिए, ये सवाल भी देखो धातु कर्मिकी से आ गया। अभी धातु कर्मिकी से एक सवाल था ना ऊपर वाला, सल्फाइड आयस्कों का सांद्रण, जागपलवन विधि। दूसरा देखो, ये सवाल भी बार बार, अरे ये भी रिपीट हो रहा है, ये सवाल भी बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा सवाल, ये कॉपर कॉपर है ना, इसको पूछ रहा है बार बार। तो इसने क्या कहा, देखो निम्न में से कौन सा कॉपर का खनिज है, तो वही कॉपर के बारे में पूछ रहा है बार बार, और इसी को दे रहा है घुमा फिरा के। ये मेलेकाइट ऑप्शन में दे रहा है। अरे मेलेकाइट का फॉर्मूला है आपके CuCO3 डॉट CuOH का अरे होल ट्वाइस। यही ऑप्शन दे रहा है बार बार घुमा घुमा के, ठीक है ना। और देखो कैलामाइन, अरे ये तो जिंक का अयस्क है ZnCO3, इसको क्या बोलते हैं? कैलेमाइन या कैलामाइन। ये भी पहले दिया है। क्रायोलाइट देखो, अरे क्रायोलाइट का फॉर्मूला याद रख लो, ये अच्छा है, Na3Al(F6). ये क्रायोलाइट है, एल्यूमिना का ना, जो बॉक्साइट अयस्क है उससे एल्यूमिना का शोधन करते हैं अपन, तो उस समय ये विधि काम में लेते हैं अपन, है ना, मतलब एक विधि काम में लेते हैं और उस विधि में ये क्रायोलाइट काम में लेते हैं आप। और हेमेटाइट, हेमेटाइट तो ये होता है देखो आयरन का Fe2O3, इसका नाम क्या है? हेमेटाइट। हेमाटाइट या हेमेटाइट ही की बात है, देखो इंग्लिश में कहोगे हेमेटाइट, ठीक है ना, HAEMATITE, हेमा या हेमे एक ही बात है। और एक कौन सा? मेलेकाइट। मेलेकाइट का मैंने लिख दिया आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ये सवाल भी अच्छा, देखो अरे ये सवाल भी आपके अच्छा है, ये IUPAC नाम, ये भी अच्छा है सवाल। देखो क्या है इसका, IUPAC नाम लिखना है। NCERT में दे रखा सीधे ही, अरे NCERT में दे रखा है सीधे ही। और आपको याद क्या रखना है, देखो जब दो प्रतिस्थापी सममित स्थिति पर जुड़े होते हैं तब तो अपन है ना जो नंबरिंग करते हैं वो वर्ण वाला क्रम नियम में करते हैं। और वर्ण वाला क्रम नियम कौन सा? अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला नहीं, नॉट हिंदी ही। कौन सा? अंग्रेजी वाला वर्ण वाला क्रम नियम काम में लेंगे। कौन सा? अंग्रेजी वाला। पर दो से ज्यादा प्रतिस्थापी होते हैं तो फिर अपन एक नियम काम में लेते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल या लोएस्ट सम रूल, यानी जिधर से प्रतिस्थापियों के अंकों का योग कैसा हो, अरे न्यूनतम हो, उधर से क्या की जाती है?
नंबरिंग की जाती है, उधर से क्या की जाती है, नंबरिंग। तो कैसे करेंगे नंबरिंग? अरे अगर आपने इधर से कर दी नहीं, इधर से जैसे 1 2 और 3, तो इधर से देखो आप प्रतिस्थापियों के अंकों का योग कितना हुआ, अरे ये प्रतिस्थापी है, वो दोनों भी प्रतिस्थापी है, ये दोनों मैथिल है, ये क्या है, एथिल। इसने आबंध रेखा संरचना सूत्र लिख दिया। कौन सा? आबंध रेखा संरचना सूत्र। तो देखो इधर से इसको 1 नंबर मिला, और इसको कितना, इसको भी 3, इसको भी 3, तो 3 3 6 1 7। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं, किधर से, अरे इधर से, तो इसको 1, इसको 2 तो मिल ही रहा है, अरे 2, और ये आपका, अरे ये 2, और ये कौन सा है आपके 3। इधर से दिया 1 1 मिला दोनों को 2, और नीचे वाले को 3, तो 2 3 5। तो प्रतिस्थापियों के अंकों का योग न्यूनतम किधर से है, अरे इस रेड वाले की तरफ से है ना, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इसकी तरफ से है, अरे रेड वाले की तरफ से। या 1 सेकंड में ऐसे करूं, देखो उसको, बस आपको इसमें नंबरिंग देने की बात थी। हम इसको इधर से मैं, अरे इधर से मैं कट कर दूं, और यहां पे कौन सा नियम काम में लोगे आप, अरे लोएस्ट, लोएस्ट यानी न्यूनतम, लोएस्ट सम रूल, या फिर कौन सा, या फिर आप कौन सा, अरे इसी को बोल सकते हैं हम लोएस्ट लॉकेंट रूल, लोएस्ट सम रूल बोलो आप, या इसको लोएस्ट, अरे लॉकेंट रूल बोलो आप, एक ही बात है। यानी जिधर से प्रतिस्थापियों के अंकों का योग कैसा हो न्यूनतम, उधर से आपको नंबरिंग करनी है। अब देखो नाम तो कैसे लिखते हैं, जो वर्णमाला में पहले आता है प्रतिस्थापी उसका नाम पहले लिखते हैं, तो एथिल पहले आएगा, मैथिल बाद में आएगा। लेकिन एथिल को नंबर कितना मिलेगा, 3, तो 3 एथिल, दो 3 एथिल वाला ऑप्शन, 3 एथिल वाला ऑप्शन कितने, 2। इसका मतलब अरे ये 2 तो कट गए ऐसे, अरे ये 2 तो कट गए ऐसे, कट गए क्या। अगला देखो आप, 3 एथिल, 3 एथिल तो सही है, 1 1 डाइमेथिल, अरे 1 1 डाइमेथिल, 1 1 डाइमेथिल, यहां तक भी सही है। पर एक में हेक्सेन लिखा है, अरे ये हेक्सेन नहीं है, ये चक्रीय है, साइक्लोहेक्सेन है। ये कैसा है, साइक्लोहेक्सेन। अरे इसकी पूरी नंबरिंग दोगे ना आप, पूरी, तो पूरी ऐसे होगी, ये 4, ये 5, और ये कौन सा है 6, ठीक है ना। तो चक्रीय है ये, इसलिए साइक्लोहेक्सेन होगा। अच्छा नाम। पर आपने ऐसे कर दिया, देखो अरे पहले किया था मैंने ऐसे 1 2 3, कि वर्णमाला में जो पहले आ रहा है उसको पहले दे दो। वो तो कब है, जब केवल 2 प्रतिस्थापी हो, 3 नहीं, कितने, 2, और वो भी समान स्थिति पे, समान पे है, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 या 1 2 3, पर 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है, और 2 से ज्यादा आते क्या, आपको लोएस्ट लॉकेंट रूल या लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना है, ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमारा ये 47 नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी 17 क्वेश्चन कर लिए हमने इसमें, कितने, 17, 17, और मैंने आपको सारे डिटेल में करके बता दिया, सब, ठीक है ना। अगला देखिए आप, अगला देखिए, इसको इधर कर देते हैं, ये लीजिए, हाँ जी, देखिए सुनिए क्या कह रहा है कि ब्यूटी 9 किसमें, अरे ब्यूटी 9 में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करो। ब्यूटी 9 के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करो। ब्यूटी 9, देखो 2 शब्द हैं, ब्यूटी 9, ब्यूटी और 9, यानी इन और आइन, दो चीजें हैं यहाँ ना, एक तो ब्यूट और एक इन और एक आइन, इनको जोड़ दो आप, संधि कर दो, ब्यूटी 9 बन जाएगा। इसका मतलब 4 कार्बन है, और एक ब्यूट, इन और आइन, इन का मतलब डबल बॉन्ड और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्यूटी 9। तो देखो ब्यूट का मतलब, अरे 1 2 3 और ये 4, एक इन है और एक क्या है, आइन, ये लो, एक इन और एक क्या है, आइन, एक इन और एक क्या है, आइन। कोई सोच रहा है सर इस ट्रिपल बॉन्ड को यहां लगा देते, अरे यहां लगाता 3 तो ये हो गए और 2 इधर हो गए, 5, कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी, इसलिए इसको अपन को ऐसे ही लगाना पड़ेगा। तो देखो वैलेंसी पूरी कर दो आप, या चाहो तो देखो ऐसे खोल के लिख लो आप, अरे ऐसे खोल के लिख लो, आपको फिर गिनने में दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब देखो, अरे 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन इधर, इसका मतलब इस पे अरे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, जितने बॉन्ड घटे उतने हाइड्रोजन जोड़ दो आपस। यहां देखो 2 3 4, यहां 2 और 1 3, तो इसका मतलब इस पे एक हाइड्रोजन है। यहां तो देखो 3 और 1 4, और इधर 3 और इधर क्या आएगा, 1, हो गए 4, अरे हो गए 4, बताइए। आगे देखो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है हमेशा, सिग्मा सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, या सिग्मा पाई, या ऐसे कर लो।
ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं ना, अरे ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो ये पाई और एक क्या है सिग्मा, और इधर ये सिग्मा। अब देखो पाई काउंट कर लो आप, 1 2 3 पाई, 3 पाई किसमें, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ये तो क्रॉस हो गए। अब बच्चे कौन, ये दोनों, यहां देख लो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा और 3 पाई, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। इसका मतलब पहले आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। अगला देखिए आप, अगला देखिए, ये सवाल भी अच्छा है आपके, अरे ये सवाल भी आपके अच्छा है। उस एल्कीन का नाम बताइए, उस एल्कीन का नाम बताइए जिसके ओजोनी अपघटन से, अरे जिसके ओजोनी अपघटन से क्या मिलता है, अरे एसीटोन मिलता है। ये अभिक्रिया पहले पूछी थी, पहले उसने क्या पूछा था कि कौन सी एल्कीन ले उसका अपघटन करवाएं तो उससे एसीटोन मिलेगा। अब की बार कह रहा है कि कौन सी एल्कीन है जिससे एसीटोन मिल रहा है, ठीक है ना, क्या मिल रहा है, एसीटोन। तो ये कह रहा है कि उस एल्कीन का नाम बताइए जिसके ओजोनी अपघटन से क्या मिलता है, अरे एसीटोन मिलता है। पहले उसने एल्कीन की स्ट्रक्चर दी, कौन सी एल्कीन से एसीटोन मिलेगा, तो मैंने वहां ट्रिक बताई थी कि जब भी ओजोनी अपघटन अभिक्रिया आए तो पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो। क्या है ट्रिक, अरे पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो, सॉरी 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 रियली सॉरी, वो आरएमजीएक्स के लिए ट्रिक है ना, पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो, किसके लिए ट्रिक है, अरे आरएमजीएक्स के लिए ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है, अरे डबल बॉन्ड को तोड़ दो, किसको, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ये लो डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ये ट्रिक है इसकी, मैंने पीछे भी लिखा है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दो और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों तरफ क्या कर दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो दोनों तरफ ऑक्सीजन, अरे जोड़ दो, ये क्या है इसकी ट्रिक, ये क्या है ट्रिक। कब, जब एल्कीन की स्ट्रक्चर दे दे तब। पर इसने हमसे क्या पूछा है कि एल्कीन का नाम बताइए जिसके ओजोनी अपघटन से एसीटोन अरे मिलता है, तो एसीटोन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखो अरे एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है भैया ना, एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है। तो ये कह रहा है हमको पता है एल्कीन का डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे, इसका मतलब इसने क्या कहा, दोनों ही एसीटोन है, ये कुछ नहीं कहा तो दोनों एसीटोन है। अगर ये ऐसे कहता है एक एसीटोन है एक एसिटाइलडिहाइड है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते, अरे इनको ऐसे लिखेंगे, कैसे कि दोनों का ऑक्सीजन आमने सामने आ जाए, दोनों का ऑक्सीजन क्या आ जाए बच्चों, आमने सामने। जैसे एक एसिटाइलडिहाइड कहता तो मैं दोनों CH3 की जगह क्या करता, एक CH3 एक H जोड़ देता, फॉर्मेल्डिहाइड करता तो दोनों HH जोड़ देता, क्या फर्क पड़ रहा है। बस उन कार्बोनिल कंपाउंड को आप क्या करो, ऐसे लिख लो कि दोनों के ऑक्सीजन आमने सामने आ जाए। और आपसे एल्कीन जब भी पूछे तो क्या करो आप, अरे कुछ मत करो, दोनों के ऑक्सीजन निकाल दो और बस दोनों के बीच डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड तोड़ दो, अरे यहाँ सॉरी मतलब डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ तो तोड़ा है फिर ऑक्सीजन जोड़ा है, अब ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं तो वापस क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा ना। तो क्या होगा, देखो आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इधर भी CH3, इधर भी CH3 और 2 CH3 आपके इधर है। तो जब भी आपसे एल्कीन के बारे में पूछे कि वो एल्कीन कौन सी होगी तो आप क्या करो, उनको ऐसे लिखो कि दोनों के ऑक्सीजन आमने सामने आ जाए, ऑक्सीजन को निकाल दो, दोनों के बीच कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट कर दो, डबल बॉन्ड बना दो। मैंने बना दिया। अब इसने देखो हमको क्या कहा, इसका नाम पूछा है, अरे इसका नाम पूछा है, इसने डायरेक्ट नहीं कहा कि भाई एल्कीन की स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर बनाता, तब तो हम आइडेंटिफाई कर लेते। तो नाम कैसे दोगे आप, अरे आपकी इच्छा है कोई सा ना, अरे इधर से दे लो नाम या ऐसे दे लो 4 कार्बन। अब नंबरिंग किधर से कर लो, 1 2 1 2 कहीं से कर लो, आपकी इच्छा है 1 2 ये 3 और ये 4। तो देखो एक तो 2 पे एक 3 पे कौन है, अरे डाइमेथिल, तो 2 3 डाइमेथिल, 2 3 डाई अरे मैथिल। और आगे क्या है, अरे 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और 2 पे क्या है डबल बॉन्ड तो ब्यूट 2 इन, 2 3 डाइमेथिल ब्यूट 2 इन, या 2 ब्यूटीन भी कह सकते हैं इसको। देख लो ऐसा ऑप्शन कहां है, ये रहा 2 3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन, 2 3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन, ठीक है ना, 2 3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन।
ये 49 हो गया। अगला देखिए आप 50 नंबर। देखिए इसकी भी थ्योरी मैं आपको समझा देता हूं, इसकी भी थ्योरी मैं आपको समझा देता हूं एक बार। हाँ चलिए देखिए इसकी थ्योरी क्या है, सुनना आप। इसने क्या कहा, निम्न में से कौन सा समूह, अरे कौन सा समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को, यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है, उसको बेंजीन वाले की कहां भेजता है, अरे ये मेटा स्थिति पर निर्देशित करता है। क्या कह रहा है ये कि इनमें से कौन सा समूह है जो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को बेंजीन वाले की, या तो मतलब भाई या तो उसको ऑर्थो पे भेज सकता है वो, या मेटा या पैरा। तो इसका मतलब हम वहां पढ़ते हैं निर्देशात्मक प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक तो ऑर्थो पैरा निर्देशी, एक मेटा निर्देशी। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को मेटा भेजे मेटा निर्देशी, और ऑर्थो पैरा भेजे वो कौन सा, ऑर्थो पैरा निर्देशी। तो इसने पूछा मेटा निर्देशी कौन सा है। तो देखो हम वहां पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं ना आपके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे प्लस आर आपके प्लस एच, अरे जैसे प्लस आर प्लस एच और प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं ना, प्लस आर प्लस एच और प्लस आई वाले ग्रुप, ठीक है ना। एक माइनस आर माइनस एच और माइनस आई वाले ग्रुप, इसका मतलब ये देने वाले ग्रुप है, अरे ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं भैया ना। और ये कैसे होते हैं, अरे मेटा निर्देशी। अब इसमें आपको एक अपवाद याद रखना है, कौन सा, या आई वाले में याद रखना है आपको, हेलोजन। देखो अरे हेलोजन जो होता है ना आपके, ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, बट वो कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। कैसा, अरे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। हेलोजन होता तो ऑर्थो पैरा निर्देशी है, पर कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एक्टिवेटिंग नहीं। जबकि ये प्लस आर प्लस एच वाले ही एक्टिवेटिंग होते हैं, माइनस आर माइनस एच वाले अरे डीएक्टिवेटिंग होते हैं। एक्टिवेटिंग का मतलब अरे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, डीएक्टिवेटिंग का मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, मेटा निर्देशी कौन है, इसका मतलब अरे वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है ना। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजिशन इन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही को कौन पहुंचाएगा, ठीक है ना। कौन सा ग्रुप है, देखो आप, C2H5 OCH3 COR COR, तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, अरे COR ग्रुप हो जाएगा। कौन सा, COR। अरे ये माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, कौन सा, माइनस आर। और अभी तो लिखा है मैंने माइनस आर वाला कौन सा है, माइनस आर माइनस एच माइनस आई वाला कौन सा है, अरे ये मेटा निर्देशी है भैया ना। कौन सा निर्देशी है, मेटा निर्देशी। जबकि वो कैसे हैं, ऑर्थो और पैरा अरे निर्देशी, ठीक है ना। अरे ये तो प्लस आर लगाता है, ये लोग, ये कौन सा लगाता है आपकी, अरे ये भी प्लस आर लगाता है। और ये कौन सा लगाएगा, ये प्लस एच लगाएगा। कौन सा लगाएगा, प्लस एच। कौन, एथिल ग्रुप कौन सा लगाएगा, अरे प्लस एच लगा देगा, ठीक है ना। ये प्लस एच लगा देगा आपके, ये प्लस आई भी कह सकते हो, प्लस एच प्लस आई दोनों ही लगा देगा। प्लस एच वाला हो आपके, ये प्लस आई वाला हो, कैसा है, ऑर्थो पैरा निर्देशित। ये भी ऑर्थो पैरा, ये भी ऑर्थो पैरा, ये भी ऑर्थो पैरा। वो कैसा है, अरे मेटा निर्देशी। क्यों, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, मेटा पे मेटा उदासीन रहेगा। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां अटैक करेगा, अरे मेटा पे अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा, मेटा पे। अगला देखिए आप, हाँ जी, ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और फिर भी देखो किसी सवाल में आपको डाउट है ना, कोई सवाल कब समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं ना, आपको बिल्कुल रिप्लाई किया जाएगा। जब भी देखा जाएगा सवाल तो आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। देखिए, हाँ जी, इस हाइड्रोकार्बन को मर्क्यूरिक सल्फेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्या करते हैं, अरे गर्म करने से कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। अब इसको देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रख लो। ये अभिक्रिया कौन सी है आपकी, मैंने कल भी कहा था कुचरोव अभिक्रिया है इसका नाम। मतलब कल का मतलब, अरे जब भी मैंने पेपर सॉल्व करवाया था ना, तब भी अभिक्रिया आई थी, पर थोड़ा अलग तरीके से था। इस अभिक्रिया का नाम वैसे आपको ना, अरे 11th-12th में नहीं मिलेगा, मतलब नाम नहीं मिलेगा। अभिक्रिया तो दे रखी है आपकी, ये कुचरोव अभिक्रिया है। कौन सी, कुचरोव।
और इसमें ऐसे करते हैं, देखो ऐसे, अरे कोई भी एल्काइन लेते हैं, ये एल्काइन की अभिक्रिया है, किसकी अभिक्रिया है, एल्काइन, और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं ऐसे, अरे डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं यहाँ, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, इधर एल्काइन लेते हैं अपन, और उससे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं, तो केवल एसिटिलीन का जलयोजन करवाते हैं, केवल एसिटिलीन का जलयोजन करवाते हैं, उससे क्या मिलता है, अरे एल्डिहाइड मिलता है, तो बाकी कोई सी एल्काइन ले लो, उसका जलयोजन करवा दो, उससे क्या मिलेगा, कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही क्या है, कार्बोनिल यौगिक। तो इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है कि किस हाइड्रोकार्बन को मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, अरे तो किसको, एल्काइन को, नॉट बेंजीन, एल्कीन, एल्कीन। अगला देखिए, ये सवाल भी बार बार रिपीट हो रहा है, देखो आपके, अरे ये वाला सवाल भी आपकी बार बार रिपीट हो रहा है, ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, सेम सवाल, अरे यही सवाल आपकी बार बार रिपीट हो रहा है, अब तक जितने पेपर लगे सब में आया है, आप चाहे 16 का उठाएं, 18 का उठाएं, 22, 25 संस्कृत डिपार्टमेंट सब में आया है, वो फिर यहां भी आ गए, और 11 वाले में भी आएगा, यही सवाल सेम रिपीट हो रहा है। ग्लिप्टल 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 निम्न का बहुलक है, एथिलीन ग्लाइकोल और अरे थैलिक एसिड का बहुलक है, ये एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड का बहुलक है, और एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में टरथैलिक एसिड दे दे, ये मैंने कई बार बता दिया, पहले पीछे भी ना कई बार लिख दिया, तो इससे क्या मिलता है, अरे इससे टेरिलीन मिलता है, कौन सा, टेरिलीन, या इसी टेरिलीन का नाम, एक और नाम क्या है, अरे इसी का नाम डेक्रोन है, क्या नाम है, डेक्रोन। पता नहीं इस एग्जामिनर को ना ये ग्लिप्टल कैसे भाग गया, बार बार ग्लिप्टल 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 ऐसे दे रहा है, कई बार आ गया। और देखो भाई इस पेपर का कोई स्टैंडर्ड नहीं है ऐसे ना, ये 11-13 वाले लगे हैं ना, कहीं से उठा के कुछ भी दे दिया, अब जैसे देखो बहुलक से 2 सवाल ऊपर दे दिया, नीचे दे दिया, अभी पीछे भी 2 सवाल रिपीट हुए थे आपके सेम, ऐसे दे रहा है सवाल, उठा उठा के आपके, ऐसे ही उठा उठा के दे रहा है ये सवाल। देखिए सीधा सवाल है, एनसीईआरटी में दे रखा है, अरे पॉलीथीन निम्न प्रकार की बहुलक का उदाहरण है, तो बहुलक को अपन ने 4 भागों में बांट रखा है, ऐसे ना, ये कई प्रकार से वर्गीकरण कर रखा है वैसे तो इसको, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, या मान लो इसके निर्माण में भाग लेने वाली इकाई के आधार पर, समबहुलक, सहबहुलक, ऐसे ही यहाँ इनके जो एकलक इकाइयां हैं उनके बीच में कौन से आकर्षण बल वगैरह कौन सा बंध बन रहा है, उसके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 4। एक ताप सुघट्ट, या इसी को ताप सुनम्य बोल देता है, ताप सुघट्ट कह दो आप इसको, या ताप सुनम्य, यानी जिनको गर्म करें तो पिघल जाए, पिघल के जिस भी मतलब सांचे में डालें ढल जाए, फिर अपने जच्ची की नहीं ऐसी शेप नहीं, दूसरी चाहिए, फिर गर्म कर दो, फिर दूसरे में डाल दो, उसी की शेप ले लेगा, तीसरे में डाल दो, उसी की शेप ले लेगा, फिर गर्म कर लो, यानी बार बार गर्म करके बार बार ठंडा करके, अरे इसको अलग अलग सांचों में डाल सकते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं। एक है ताप दृढ़, ये भाई साहब क्या है, एक बार आपने गर्म किया और जिस भी सांचे में डाल दिया बस, अब दोबारा से आप क्या नहीं कर सकते, उसको गर्म करके और दूसरी शेप में नहीं डाल सकते आप उसको, क्यों, यहाँ क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं, फिर क्रॉस बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, आप जैसे गर्म करोगे तो फिर ये दूसरी शेप नहीं लेता। ये ताप दृढ़ है, तो पहले इसने एक बार पूछ लिया ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण कौन सा है, 2 ही उदाहरण दे रखे हैं एनसीईआरटी में, बेकिलाइट जिसको आप फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं, और एक कौन सा है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, वो कौन से हैं, ताप दृढ़ बहुलक। इसने पूछा पॉलीथीन, अरे पॉलीथीन कैसा है, ताप सुघट्ट बहुलक है, कैसा है, ताप सुघट्ट, यानी बार बार गर्म करो बार बार ठंडा करके, अरे इसको अलग अलग शेप दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, रेसे है नहीं, प्रत्यास्थ बहुलक है नहीं, ठीक है ना, प्रत्यास्थ में तो आ जाए ना रबर आपके, अरे खींचो खिंच जाए, छोड़ो वापस अपनी उसी स्थिति में आ जाए, वो प्रत्यास्थ बहुलक कहलाता है। इलास्टोमर, एक रेसे होते हैं, रेसे जैसे कपड़े अपने रेसों से बनते हैं आपके, ठीक है ना, वो क्या है, रेसे। अगला पूछा इसने, देखो ये सवाल भी इसको बार बार पूछ रहा है, इस सवाल को भी कई बार रिपीट कर दिया, ऐसा सवाल बस 2 ही है ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल ही है, अरे ये भी रिपीट हो रहा है आपके, ये भी आपके रिपीट हो रहा है, ये 2 है आपके, एक तो नॉरएथेनड्रोन और एक क्या है आपके, एक नोवेस्ट्रॉल है आपके, कौन सा, अरे नोवेस्ट्रॉल, या इस नोवेस्ट्रॉल का एक नाम और है बड़ा सा, एथाइनिल, क्या नाम है, एथाइनिल एस्ट्राडाइऑल, अरे एथाइनिल एस्ट्राडाइऑल, इतना बड़ा नाम है, ये दोनों ही प्रतिजनन क्षमता औसत है ना, मतलब प्रतिजनन क्षमता औसत, एनसीईआरटी की भाषा है औसत, यानी प्रतिजनन क्षमता औषधि है ना, यानी जनन नियंत्रण गोलियों में इसको काम में लिया जाता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो कौन सा है, ये ऐसे ही पूछा है
कि नॉरेथिंड्रोन कैसा है, तो प्रतिजनन क्षमता औसत, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। और एक कौन सा है, एथाइल एस्ट्राडाइल। एक इनमें से प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न है, जो प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न, प्रोजेस्टेरोन को क्या कहते हैं, गर्भावस्था हार्मोन, गर्भावस्था के दौरान ज्यादा स्रावित होता है। और एक कौन सा है, एस्ट्रोजन व्युत्पन्न है। कौन सा है, एस्ट्रोजन व्युत्पन्न। ये बार बार रिपीट हो रहा है आपके, ये लो। अगला देखिए आप, हाँ जी, अगला देखिए। हाँ जी, देखिए अगला क्या है, सुनिए आप। हाँ जी, अगला देखिए क्या है, विटामिन बी 12। ये भी देखो कई बार आ चुका है, ये भी रिपीट हुआ है आपके। इसमें उपस्थित धातु का नाम, अरे विटामिन बी 12 में कोवाल्ट धातु होती है भैया ना। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु होती है, कोवाल्ट। इसका नाम भी पूछा पहले, साइनिकोवालामीन। कौन सा, साइनिकोवालामीन। इसकी कमी से रोग भी पूछा है, पर्नीशियस एनीमिया। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, रिपीट हुआ ये भी, ठीक है ना। अरे ये भी रिपीट हो रहा है आपकी। अब ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको याद रखें आप। जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है आपके, हीमोग्लोबिन में आयरन धातु होती है, तो ऐसे विटामिन बी 12 में कौन सी धातु होती है, अरे कोबाल्ट धातु होती है। ऐसे एक सिस्प्लेटिन पढ़ते हैं अपन, जो प्लेटिनियम का संकुल है, उसमें कौन सी धातु है, प्लेटिनम, जिसको अपन अरे कैंसर के उपचार में काम में लेते हैं। अगला क्या है, तो ये सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु है। कौन सा संकीर्ण स्पेक्ट्रम, एक तो देखो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक नैरो स्पेक्ट्रम। तो नैरो स्पेक्ट्रम में आपकी ये आता है पेनिसिलिन जी। कौन सा, पेनिसिलिन जी। ये सवाल भी रिपीट हुआ है, अरे कई बार आ गया ये, पेनिसिलिन जी, ठीक है ना। अगला देखिए अब, अगला क्या देखो, Fe2O3.H2O सॉल्व के लिए किस आयन की ऊर्णन क्षमता उच्चतम है। अरे ऊर्णन क्षमता पूछ रहा है। एक हार्डी सुलजे का नियम पढ़ते हैं अपन, कहा, कॉलोइडल स्टेट के अंदर ना, यानी सरफेस केमिस्ट्री में। किसका नियम, हार्डी सुलजे का नियम। वहां सुलझे नहीं है, वहां तो ऐसे सुल्ट से ऐसे कुछ लिख रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। पर अपनी भाषा में इसको आरडी सुलझे कह रहे हैं, अपनी भाषा में क्या है, आरबीएससी में कहते हैं इसको आरडी सुलझे। अब देखो हिंदी भाषी कुछ भी कह सकते हैं, पर एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है। हार्डी सुलझे का अरे नियम, और हार्डी सुलझे का नियम क्या कहता है कि किसी भी आयन की जो ना ऊर्णन क्षमता है, स्कंदन क्षमता है, वो उसकी संयोजकता पर डिपेंड करती है। किस पर, संयोजकता पर डिपेंड करती है कि उसकी संयोजकता कितनी है। संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसकी ऊर्णन क्षमता या स्कंदन क्षमता कैसी होगी, ज्यादा। क्यों, अरे जो कॉलोइडल विलयन होते हैं ना, उसमें जो कॉलोइडल कण होते हैं उन पर समान चार्ज होता है, और समान चार्ज की वजह से क्या होता है, उनमें प्रतिकर्षण होता है, दूर दूर रहते हैं। और अपन ने उसमें ऐसा कोई विद्युत अपघट्ट मिला दिया, अब विद्युत अपघट्ट तो आयनों में टूटेगा ना, धनायन और ऋणायन में। अब इसका मतलब भाई वो कॉलोइडल विलयन जो है उसमें कॉलोइडल का धनावेशित हो या ऋणावेशित, जैसे अपन उसमें विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे वो तो आयनों में टूट जाएगा, धनायन भी देगा ऋणायन भी देगा। तो इसका मतलब वहां अपोजिट चार्ज आ गया। अगर वो ऋणायन ऋणायन है तो धनायन भी धारा है, तो धनायन क्या कर देगा, धनायन ऋणायन आपस में जुड़ेंगे और उसका स्कंदन हो जाएगा। स्कंदन का मतलब अरे अब प्रोडक्ट बन जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। इसी को क्या करें अपन, स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता। तो वो कितनी, मतलब किसकी ज्यादा होगी, तो जिसकी संयोजकता ज्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता ज्यादा होगी। स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता ज्यादा होगी किसकी, जिस आयन की संयोजकता ज्यादा होगी। अब संयोजकता का मतलब अरे उस पर चार्ज कितना है। क्यों, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संयोजकता के स्थान पर वर्तमान में अरे ऑक्सीकरण अवस्था शब्द का उपयोग करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था शब्द का मतलब अरे अगर एक ही एटम से कोई आयन बना हुआ है तो उस पर जितना चार्ज है वही उसका क्या है, अरे वही ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका, ठीक है ना। तो यहां से देख लो अब, ये जो है ना आपके, अरे ये जंग का रासायनिक सूत्र ध्यान रखें। एक तो ये, अरे ये रासायनिक सूत्र किसका है, जंग, रस्टिंग। तो आपसे पूछ ले, जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3.XH2O। Fe2O3.XH2O किसका सूत्र है, अरे जंग का रासायनिक सूत्र है। और ये जो है ना आपके, अरे ये धनावेशित कॉलोइडल विलयन है। ये कैसा है, धनावेशित, ठीक है ना। सॉल का मतलब कॉलोइडल विलयन, तो ये कैसा सॉल है, अरे धनावेशित सॉल है। इसका मतलब इसके तो कण पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब इसके अंदर विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे तो विद्युत अपघट्ट पॉजिटिव भी देगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, पर नेगेटिव वाला क्या करेगा, अरे आकर्षण, उससे जुड़ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, स्कंदित या कह दो अवक्षेपित हो जाएंगे।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉल्व दे रखा है जंग का, यानी ये आयरन का ऑक्साइड है, जलयोजित आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं इसको, तो ये क्या करेगा, धनावेशित क्या है सॉल्व, इसका मतलब इसके कण धनावेशित है तो इसका स्कंदन कौन करेगा, अरे अपोजिट चार्ज वाला आयन करेगा, यानी ऋणावेशित आयन करेगा। और अगर सॉल्व कैसा हो ऋणावेशित तो उसका स्कंदन कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, यानी धनायन, कौन है, धनायन। तो फिर देख लो आप ऋणायन करेगा, कैसा है, धनावेशित सॉल्व है, इसका मतलब ये तो करेगा नहीं, धनायन प्रतिकर्षण करेगा, ये धनायन भी नहीं करेगा, तो बच्चा कौन है, ये ऋणायन, और एक कौन सा, अरे ये ऋणायन। तो इस ऋणायन पे चार्ज कितना है, -3, अरे ये -3 है भाई, ये दिख नहीं रहा हो तो ना, इसको मैं हटा दू, देखो वैसे ऊपर वाले में है, ये -3 है, अरे इस पे कितना है, -3, और इस पे कितना है, -4 है भाई, अरे देखो ऊपर वाले में माइनस सही दिख रहा है, इसमें माइनस नहीं दिख रहा, मैं लिख देता हूं, ये लो, ये -4 है, ठीक है ना। तो अभी तो कहा मैंने, जिस पे चार्ज जितना ज्यादा उसकी संयोजकता भी ज्यादा, इसका मतलब ये वाला क्या करेगा, अरे ये जो आयरन जलयोजित आयरन का ऑक्साइड है ना, यानी ये जंग जो है इसका क्या करेगा, स्कंदन ज्यादा करेगा। ऐसा नियम किसका है, हार्डी सुलजे का, इंपॉर्टेंट नियम है हार्डी सुलजे का। अगला देखिए, एक अनायनिक अपमार्जक। तो अपमार्जक 3 प्रकार के होते हैं, धनायनिक, ऋणायनिक और एक अनायनिक। अनायनिक का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो। तो ये कह रहा है जब बनता है, जब स्टीयरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, स्टीयरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाएं, अरे पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल से। एनसीईआरटी में दे रखे हैं सीधे तीनों की तीनों, धनायनिक, ऋणायनिक और अनायनिक। तो अनायनिक में क्या है, स्टीयरिक जो एसिड है ना आपका, अरे स्टीयरिक एसिड, इसकी अभिक्रिया किससे करवाएं, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल से करवाएं, तो कौन सा अनायनिक अपमार्जक बन जाएगा, कौन सा, अनायनिक अपमार्जक। और इसका जो यूज है ना अनायनिक अपमार्जक का, अरे बर्तन धोने के साबुन वगैरह है ना, उनमें करते हैं इसका उपयोग, किसमें, बर्तन धोने के साबुन है उनमें। अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका ये, कौन सा, कॉलॉइड। देखो कॉलॉइड का मतलब वही सॉल्व कह दो, कॉलॉइड विलयन कह दो, जिसमें परिक्षिप्त अवस्था तो कैसी है, गैस, और परिक्षेपण माध्यम कैसा है, अरे ठोस। परिक्षिप्त अवस्था कैसी है, गैस, यानी परिक्षिप्त अवस्था का मतलब एक तरीके से तो अपन ट्रू सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना, वास्तविक विलयन, उसमें विलय के समान है, यानी ये तो किसके समान है, अरे ये तो विलय के समान है, और ये किसके समान है, अरे परिक्षेपण माध्यम जो है ना ये विलायक के समान है। तो एक तरीके से क्या हो गया वही कि विलय तो क्या है, गैस, और विलायक क्या है, ठोस। तो ऐसा जो एग्जांपल है, अरे वो कौन सा है, अब देखो इसमें तो सीधे आपको याद रखने, जावा पत्थर, कौन सा पत्थर, अरे जावा पत्थर, इंग्लिश याद रख लो, प्यूमिस या प्यूमिक स्टोन, अरे इसको प्यूमिस बोल दो आप या प्यूमिक, आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ये प्यूमिक स्टोन या प्यूमिस पत्थर, प्यूमिस बोलो प्यूमिक बोलो एक ही बात है, प्यूमिस या प्यूमिक, स्टोन का मतलब ऐसे लिख दे प्यूमिस पत्थर, ठीक है ना, या इसने उसको लिख दिया हिंदी जावा पत्थर, प्यूमिस का मतलब जावा। तो ये उसमें एनसीईआरटी की टेबल बनी हुई है, 8 प्रकार के क्या है, कॉलॉइड विलयन, ये मैंने पीछे वाले पेपर में बात की थी आपके 2016 वाले में, वहां सवाल था, वहां मैंने बोली थी वो टेबल है 8 टाइप के क्या है, कॉलॉइड विलयन, उसमें आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल आपको याद रखने, ठीक है ना। अगला देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, कौन सा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, अरे धूम कोहरा नाम से पता चल रहा है, धूम कोहरा, देखो इसकी इंग्लिश क्या है, अरे इंग्लिश अच्छी स्मॉग, इंग्लिश अच्छी स्मॉग, धूम कोहरा की इंग्लिश क्या है, स्मॉग। देखो स्मॉग 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है, अरे एक तो स्मॉग, स्मॉग का मतलब धुआं, और दूसरा फॉग, फॉग का मतलब कोहरा, यानी धुएं का कोहरे का जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा, अरे धूम कोहरा, कौन सा, धूम कोहरा। और ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए नाम क्या हो गया, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। इस नाम से भी जाना जाता है, अरे ये ऑक्सीकारक धूम कोहरा होता है भैया ना, ये कौन सा है, ऑक्सीकारक, नॉट अपचायक। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कैसा होता है, अरे ऑक्सीकारक नेचर का होता है, कैसी नेचर का, ऑक्सीकारक। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी सीधे, आपके 11th क्लास में है ये, पर्यावरणीय रसायन करके, हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके एक है ना चैप्टर छोटा सा, उसमें दे रखा है, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। तो ऑक्सीकारक धूम कोहरा है। तो इस तरीके से देखो हमने कितने 60 सवाल ना सॉल्व कर दिया, सॉरी 60 नहीं, हाँ 60 तक तो आए ना, पर इसमें से 30 सवाल बायोलॉजी के हट गए, कितने 30 सवाल सॉल्व कर दिए। अब बच्चे कितने, शायद 12-13 सवाल और बचे हैं, 13 सवाल कुछ ऐसे हैं, शायद 13 या 14 जो भी हैं, वो सवाल बच रहे हैं, उनको अपन कल सॉल्व करते हैं। 13-14 सवाल है ना, उनको अपन कल सॉल्व करते हैं। और आपको पीडीएफ ऐसे कैसे है ना, ये जो विद सॉल्यूशन आपको बिल्कुल
टेलीग्राम चैनल जो है सूर्या कंपटीशन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें आप, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल विदाउट ये विद सॉल्यूशन, ठीक है ना, जो मैंने करवाया आपको बिल्कुल ये सॉल्यूशन ऐसे कैसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को ना।